अध्याय 81 शिकार। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। ईगल के चेहरे पर दहशत फैल गई। मामला बस बहुत बुरा था। इन लोगों ने चुपचाप 5 लोगों का चेहरा देखे बिना उनकी बलि दे दी थी। उन्हें संदेह था कि उनका प्रतिद्वंद्वी शुरू में भी इंसान नहीं था, बल्कि एक खून का प्यासा भूत था। एक बड़े समूह हुआ नेशन के व्यापारिक समुदाय के मगरमच्छ ने चू युनशियोंग की बेटी की तलाश का जिम्मा संभाला था। इस बार लाल बिच्छू भाड़े के सैनिकों द्वारा साहसिक निर्णय लिया गया था। आखिरकार चू युनशियोंग हुआ राष्ट्र में सिर्फ प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काफी प्रभाव डाला। यदि यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो कंपनी के भीतर रेड स्कॉर्पियन भाड़े के सैनिकों की स्थिति में काफी सुधार होगा। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि चू युनशियोंग के बगल में इतना पागल लड़का था। जंगल में उनके साथ खेलने से ज्यादा ऐसा लगता था कि यह लड़का ग्रिम रीपर का बहुत ही चालाक था, जो लगातार जीवन की कटाई कर रहा था। मुझे उसे ढूंढना चाहिए और उसे धीरे धीरे मौत की यातना देने के लिए दुनिया की सबसे क्रूर सजा का उपयोग करना चाहिए। ईगल एक भयंकर रूप के साथ बढ़ गया। उसके मुंह के कोने की मांसपेशियां फड़क रही थी और वह पूरी तरह से विक्षिप्त था। बस उसी क्षण अंतरिक्ष में एक स्नाइपर गोली उसके ऊपर उड़ गई। यह हवा की गरजती आवाज के साथ हवा में फैल गया। ठीक है, एक ही गोली दोनों बदमाशों की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। एक खूनी धुंध फट गई और दोनों लोग चीखने या आवाज करने के अवसर के बिना अपने ही खून के पूल में गिर गए। उनकी गर्दन से खून बह रहा था। एक ही शॉट से 2 को मारना वास्तव में शूटिंग का एक उत्कृष्ट और भयानक तरीका था। लक्ष्य हासिल कर लिया गया। वह यहाँ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक छोटे से ठहराव के बाद दस्ते के सदस्यों में से एक ने आखिरकार जियो लुओ के छिपने की जगह का पता लगाया। जैसे ही वह अपना शॉट तैयार कर रहा था, उसने जल्दी से ईगल और अन्य लोगों को वापस रिपोर्ट किया। हालांकि उन्होंने जियो लुओ की प्रतिक्रियाशील क्षमता को बहुत कम आंका था। जैसे ही उन्होंने संदेश प्रसारित किया, एक और स्नाइपर गोली उनके सिर की ओर सटीक रूप से उड़ते हुए आई, जो तरबूज की तरह फट गई। लाल और सफेद रंग के इन्नाड पूरे मैदान में फैल गए। श्टी! चील ने शाप दिया और क्रोध से चारों ओर उछल पड़ा। अपने हाथों में हथियार उठाते हुए उसने जियाओ लुओ के छिपने के स्थान की ओर एक अंधा शॉट फायर किया। बैंग! जो गोलियां चलाई गई थी वे हवा में हिंसक रूप से गूंज रही थी। यह अपने साथ एक उच्च तापमान लाया जो सब कुछ जला सकता था, और नग्न आंखें इसके प्रक्षेपवक्र को नहीं देख सकती थी। यह गोली उड़ गई और केवल जियो लुओ के कान से मामूली चूक गई, हालांकि इसकी सीटी की आवाज ने उसके कान के पर्दे को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। वह ग्रिम रीपर द्वारा बाहर ले जाने से बाल-बाल बच गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का दिल कितना मजबूत हो सकता है, इस तरह की चीज से झटका किसी को भी ठंडे पसीने में तोड़ सकता है। वह जल्दी से शांत हो गया और जब तक ईगल और अन्य लोग पहुंचे तब तक वह चला गया था। वह बस एक भूत की तरह गायब हो गया। बाहर आओ! बाहर आओ! ठीक है। एक आंख वाला ईगल गुस्से में दहाड़ा और फिर अपने हथियारों को एक सबमशीन गन में बदल दिया। उसने आसपास की झाड़ियों पर गोलियों का एक उन्मत्त स्प्रे निर्देशित किया, जो सब कुछ में बह गया। आग के सांप, टूटी हुई शाखाएं और पत्ते उड़ते हुए भेजे गए थे और हर जगह चूरा था। इस शोरशराबे ने पक्षियों के झुंड को चिंतित कर दिया। जब तक हमले के हथियार में राउंड खाली नहीं हो गए तब तक ईगल अभी भी ट्रिगर को निराश कर रहा था। सबमशीन ने क्लिक क्लिक ध्वनि की, जो एक खाली कक्ष को दर्शाता है, और थूथन से घना सफेद धुआं तैरता है। उस समय शेष 4 लोग डर गए थे क्योंकि उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति के विपरीत दबाव महसूस किया जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। जियाओ लुओ ने अपने खंजर पर थोड़ा सा हमला किया और एक क्रूर भेड़िए की तरह वह लंबी घास से एक आदमी की ओर भागा। आदमी को एहसास हुआ कि उस पर हमला किया जा रहा है और वह पलट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली खंजर ने काफी ऊर्जा जमा की थी और यह उसके गले में फिसल गया। प्यू! यह सब बिजली की तरह तेजी से हुआ और उसका मांस आसानी से खुला हुआ था।
ताज़ा खून फूट पड़ा। जियाओ लो मौके पर मुड़ गया, पीछे मुड़ गया और अचानक बाईं ओर अपने सामने के क्षेत्र पर हमला किया। उसकी हरकतें बहते पानी और बादलों की तरह थी। सब कुछ एक साथ हुआ जैसे कि एक मोड़ कोण सिर्फ एक सीधी रेखा थी। अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ते हुए जियाओ लो ने एक भयावह हवा को आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था कि हवा फाड़कर सामने वाले बड़े आदमी को मारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैंग। क्लिक करें। कठोर लोहे की मुट्ठी एक स्टील के हथौड़े की तरह थी और इसने बड़े आदमी की छाती में एक छाप छोड़ी। यह सुनामी की तरह डरावना बल था। आदमी का उरोस्थी फट गया, जिससे उसका दिल टूट गया। स्कारलेट रक्त बाहर निकल आया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया जब तक कि वह एक पेड़ के तने से भारी रूप से टकरा नहीं गया। पेड़ दो शरीरों के आकार का था और यह हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि अनगिनत हरी पत्तियां नीचे फड़फड़ा रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर ने आदमी के दिल को कुचल दिया हो और उसका जीवन अचानक वाष्पित हो गया हो। भयंकर, अत्याचारी और अविश्वसनीय शॉट्स। एक घातक झटका। हाँ, वह यहाँ है। एक गंजे भाड़े के सैनिक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर जियाओ लो पर अपनी सबमशीन गन को निशाना बनाया और व्यापक गोलियां चलाईं। शियाओ लो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े, चीता की तरह तेजी से दौड़ते हुए। उसने एक भी गोली को छूने नहीं दिया। उसने अपने शरीर को नीचा रखा और शांति की एक अजीब सी भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जियाओ लो ने एक और ठंडी गंध निकाली और उसके मजबूत पैरों ने गंजे आदमी के घुटने में पटकने से पहले सीटी की आवाज की। एक क्लिक के साथ उसके सीधे, लंबे पैर तुरंत पीछे की ओर झुक गए और उसने एक चीख छोड़ दी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, शियाओ लो के हाथों में खंजर ने एक फ्लैश में उसका गला काट दिया। प्यू! धमनियां फट गई और खून का एक फव्वारा जमकर फैल गया। गंजे आदमी की आंखें चौड़ी हो गई और डर से भर गई। उसने अपनी बंदूक गिरा दी क्योंकि वह अपने खून से लथपथ गले को ढकने के लिए दोनों हाथों से पहुंचा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। वह रक्तस्राव को रोक नहीं सका और जमीन पर गिर गया जैसे कि उसकी हड्डियों ने अपना सारा सहारा खो दिया हो। मौत से पहले उसके अंग हिलने लगे और आखिरकार उसने उसे मार डाला। एक पल में 3 लोग मारे गए थे और मौत का कहर यहीं नहीं रुका। खून से सने खंजर में अपने मालिक का सारा बदला था क्योंकि उसने 3 से 4 गज की दूरी पार की और फिर एक चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति की छाती में पुचू आवाज के साथ गिर गया। यद्यपि एक आंख वाला ईगल इस दस्ते का प्रमुख था, लेकिन उसका केवल एक आदमी जियाओ लो पर सटीक रूप से ताला लगाने में सक्षम था। लेकिन उसने गोली मारने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जियाओ लो और चौकोर चेहरे वाले आदमी की स्थिति लगभग अतिव्यापी थी। या दूसरे तरीके से कहें, चौकोर चेहरे वाला आदमी जियाओ लो की कठपुतली बन गया था। उसके शरीर को नियंत्रित किया जा रहा था क्योंकि वह बगल से हिल रहा था। शान याओ! शान याओ! ईगल 2 बार चौकोर चेहरे वाले आदमी पर चिल्लाया और अपने हथियार को आंखों के स्तर तक उठाया। वह हत्या को स्थापित करने के लिए चला गया, भले ही जियाओ लो अभी भी चौकोर चेहरे वाले आदमी को कवर के रूप में उपयोग कर रहा था। एकमात्र समस्या यह थी कि चाहे वह कितनी बार भी चला जाए, चौकोर चेहरे वाला आदमी और जियो लो हमेशा एक सीधी रेखा में थे। चौकोर चेहरे वाले आदमी के विशाल आकार के कारण जियाओ लो को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। यदि कोई इस दृश्य को संदर्भ के बिना देख रहा था, तो वे सोचेंगे कि इसमें पूरी तरह से एक आंख वाला झगड़ा करने वाला और चौकोर चेहरे वाला आदमी शामिल था, जो एक अजीब स्थिति में था और एक स्ट्रिंग पर कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहा था। पूरी स्थिति ने एक अजीब और भयानक भावना दी। सेम के आकार के पसीने के मोती ईगल के माथे से नीचे लुढ़क गए क्योंकि वह जियाओ लो पर चिल्लाया, उसे जाने दो, उसे जाने दो। यह कहना झूठ होगा कि वह घबरा नहीं रहे थे। क्या उसका दुश्मन वास्तव में इंसान था? एक आदमी इतने कम समय में अपने इतने सारे साथियों को कैसे मार सकता था? तभी चौकोर चेहरे वाले आदमी की पीठ चील की तरफ होने के साथ उसके पैर हवा में उठ गए। मानो किसी बुरी आत्मा के वश में होकर चौकोर चेहरे वाला आदमी जल्दी से उसके पास आया। अध्याय 82, कपड़े उतारना।
अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। रुक जाओ, अब रुक जाओ। एक आंख वाले ईगल की आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिमाग भर गया। अपने साथी के अंगों के झूलने और उसके गले से आने वाली कर्कश आवाज के आधार पर उसे यकीन था कि चौकोर चेहरे वाला आदमी अभी तक नहीं मरा था। लेकिन यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसका कॉमरेड मरा नहीं था कि उसने गोली नहीं चलाई। यद्यपि वे ठंडे खून वाले भाड़े के सैनिक थे, फिर भी उसे अपने ही साथियों में से एक को इस तरह मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चौकोर चेहरे वाला आदमी करीब आया, ईगल को और भी खतरा महसूस हुआ। वह अपने शरीर के हर बाल को खड़े होते हुए महसूस कर सकता था और उसे यकीन था कि वह मौत की प्रतीक्षा करने जितना अच्छा था। अपने काले विचारों से लड़ने के बाद उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और चिल्लाया, नरक में जाओ, तुम पागल हो। उसने अपनी स्नाइपर राइफल का ट्रिगर खींच लिया। लगभग उसी समय जियाओ लो ने अपने खंजर को चौकोर चेहरे वाले आदमी की छाती से बाहर निकाला और ईगल पर दौड़ गया। स्नाइपर की गोली को चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने मुश्किल से रौंद जबकि शियाओ लो के चेहरे का एक हिस्सा उसे बाल बाल बजा गया। एक भयंकर बाघ की तरह उसने अपने खंजर से ईगल पर झपट्टा मारा। ब्लेड एक बाघ के उजागर दांतों की तरह था जो एक खतरनाक आभा को दर्शाता था। ईगल ने केवल अपने सामने चाकू फ्लैश देखा और अपनी स्नाइपर राइफल के शक्तिशाली प्रभाव को महसूस किया। वह अपना संतुलन हासिल करने से पहले कुछ कदम पीछे हट गया। वह घूरे बिना नहीं रह सका। उसकी बंदूक की नली काट दी गई थी। विभाजन चिकनी और साफ था, जैसे कि यह एक लेजर द्वारा बनाया गया था। बंदूक टूट गई है। जियाओ लो ने अपना चाकू हटा दिया और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। ऐसा नहीं था कि वह इस एक आंख वाले झगड़े को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तक उसने केवल अपने खंजर को स्नाइपर राइफल तक पहुंचने की अनुमति दी थी। ईगल ने अपने सामने इस युवा हुआ राष्ट्रीय को देखा जो उससे केवल 4 से 5 इंच छोटा था और पश्चिमी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। जो उन्हें नाक से ले जा रहा था वह भूत जिसने 1 दर्जन जीवन काट लिए थे, सिर्फ एक पतला नम्र बच्चा था। ईगल को लगा जैसे वह उसे एक हाथ से उठा सकता है। हालांकि उसे शिकार करने के लिए किराए पर ली गई टीम के एक सदस्य के रूप में, एक टीम जो लगभग 1 दशक से अपने जीवन के लिए लड़ रही थी, ईगल जल्दी से शांत हो गया और अपनी स्नाइपर राइफल को साइड में फेंक दिया। उसने अपनी कमर के चारों ओर लटकने वाले खंजर को बाहर निकाला और लड़ने की भावना अपनाई। उसने लड़के को बुरी तरह से चुनौती दी, मैं तुम्हें भुगतान करूंगा, तुम हुआ सुअर। तुम में से बहुत से लोग मेरे हाथ से मर गए हैं और इसलिए अब यह सब तुम पर निर्भर है। जियाओ लो ने अपने खंजर से खून पोंछते हुए तिरस्कार पूर्वक व्यंग्य किया। आपके अहंकार के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उगा। ईगल जोर से दहाड़ा क्योंकि उसने अपने पैरों को घुमाया और जियाओ लो में पटक दिया। इसमें कोई फैंसी तकनीक शामिल नहीं थी, बस एक तेज गति जिसे जानलेवा इरादे से लपेटा गया था। खंजर ने शियाओ लुओ की गर्दन पर वार किया, जिसका उद्देश्य एक ही झटके में अपना जीवन समाप्त करना था। आप खुद को अधिक आंक रहे हैं, शियाओ लुओ ने कहा। उसकी आंखें संकुचित हो गई और जैसे ही ईगल का खंजर उसके अंदर घुसने वाला था, उसका बायां भोजन पीछे की ओर झुक गया और उसका शरीर जबरन मुड़ गया। जब प्रतिद्वंद्वी का ब्लेड उसकी छाती पर बंद हो गया, उसी समय उसका अपना चाकू एक आंख वाले आदमी के गले में गिरने से पहले शानदार तरीके से नाच रहा था। प्यू! खून बहने लगा और एक आंख वाले आदमी का शरीर रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। एक कदम, सिर्फ एक चाल में वह हार गया। यह कैसे हो सकता है? वह ईगल था जो लाल बिच्छू भाड़े के सैनिकों का नेता था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो 1 सेकंड में किसी और को मार सकता था। अब ऐसा क्यों था? चील की आंखों पर डर छा गया। उसकी अभिव्यक्ति हैरान थी और वह कारण समझ नहीं सका। जियाओ लो ने अपने कंधे को बाईं ओर वापस फेंक दिया, फिर अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़ाया। उसकी मुद्रा तलवारबाज की तरह सुरुचिपूर्ण थी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर हो गए।
इससे उसे ठंडे खून वाली आभा मिली। मुझे अपने भाई के साथ पुनर्मिलन करने की अनुमति दे। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने खंजर वापस ले लिया और उसके बाद जो खून आया वह एक शापित जलाशय की तरह था जिसे अंततः एक आंख वाले झगड़ने वाले की गर्दन में दरार मिली थी। ईगल चिल्लाया और वापस जमीन पर गिर गया। उसका रक्त तेजी से बह रहा था और उसकी शारीरिक शक्ति उसके शरीर से रिस रही थी जैसा कि उसकी आत्मा ने किया था। जियाओ लो ने खूनी खंजर को एक तरफ फेंक दिया और दूर हो गया। वापस किनारे पर चुयू ने खुद को मछली की तरह कीचड़ से बाहर निकाल लिया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा कागज की चादर की तरह पीला था। उसके लाल होंठ ठंड से काले हो गए थे और उसके दांत लगातार चटपटा रहे थे। ग्रीनहाउस फूलों की तरह जो एक तूफान से टकरा गए थे, लोगों के दिल उसके लिए दर्द कर रहे थे। जियाओ लो उसे नदी में ले गया और साफ पानी के साथ उसके शरीर से गंदगी को धोया। चुयू, जो थोड़ा ठीक हो गया था, ने अपनी बड़ी आंखें खोली और एक दयनीय प्रकाश था। मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। जब वह बात कर रही थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। आज का अनुभव ही उसे जीवन भर याद रखने के लिए काफी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो के पास उसे सांत्वना देने के लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक सरल आदेश था, कपड़े उतारो। क्या? चुयू ने सोचा कि उसने गलत सुना है। हवा चल रही थी और उसका शरीर और भी कांप रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने कसकर पकड़ लिया था। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। जियाओ लो समझाने के लिए बहुत आलसी था और उसने अपने कपड़े उतार दिए। तुम क्या कर रहे हो? छूना नहीं मुझे। मुझे मत छुओ। चुयू जोर से चिल्लाया। जियाओ लो की पीठ को एक बिल्ली की तरह जमकर मारा, जिसकी पूंछ पर अभी-अभी कदम रखा गया है। जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया और अशिष्टता से उसकी सफेद शर्ट को छील दिया, लेकिन उसके काले अधोवस्त्र को नहीं हटाया। उसका ऊपरी शरीर लगभग पूरी तरह से नग्न था और उसकी जेड जैसी त्वचा ने एक मोहक हवा छोड़ दी। उसकी आंखों में अशुद्धता का कोई निशान नहीं था। जियाओ लो ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें अपने ऊपर रख दिया। उस क्षण चुयू ने एक अभूतपूर्व गर्मी महसूस की। सारी ठंडक गायब हो गई। उसका शरीर गर्म था। अब वह जानती थी कि उसने इस आदमी को गलत समझा था। पानी से भरी आंखों की एक बड़ी जोड़ी जियाओ लो को खाली देख रही थी, जो अब शर्टलेस था। उसे नहीं पता था कि यह भावना क्या थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा हिरण उसके दिल में पागलों की तरह दौड़ रहा था। अगर मैं तुम होते तो मैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़ा घूमता था, बजाय इसके कि मैं एक अर्धनग्न आदमी को घूर रहा हो। जियाओ लो ने अपना सिर नीचे किया और बेहोश होकर कहा, लोग लंबे समय तक ठंडे पानी में भिगोने के तुरंत बाद बीमार नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वे पानी से बाहर आने के तुरंत बाद गर्म नहीं होते हैं, तो वे कुछ ही मिनटों में बीमार हो जाएंगे। ओ! चुयू शर्माते हुए दिखाई दिए। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और सावधानी से आगे बढ़ी। दिखावटी दी जियाओ लो, धन्यवाद। आपको मुझे फिर से दिखावटी डी सी के कहना चाहिए। मुझे मेरे नाम से बुलाना आपके लिए अजीब लगता है, जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चुयू ने हंसते हुए कहा, मुझे यह भी लगता है कि आपको दिखावटी डी सी के कहना बेहतर है। मुझे पहले से ही इसकी आदत हो चुकी है। जियाओ लो ने अपनी दूर की मुद्रा बनाए रखी और अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ उसे देखा। सभी मुस्कुराओ मत, उन्होंने कहा, खतरा अभी भी छिपा हुआ है। आह! तो क्या मुझे फिर से कीचड़ में छिप जाना चाहिए? चुयू ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, बस मेरा अनुसरण करो। जियाओ लो को सूखी खांसी हुई। वह सिर्फ चुयू को थोड़ा डराना चाहता था। यहाँ तक कि अगर अन्य भाड़े के सैनिक थे तो वे शायद अब तक खाली हो गए थे। आखिरकार, भले ही हुआ नेशन की पुलिस प्रतिक्रिया देने के लिए कुख्यात रूप से धीमी थी, लेकिन उनके आने का समय आ गया था। दोनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कई 100 गज की दूरी तय की। देखते ही देखते आगे घने जंगल में बड़ी संख्या में स्पेशल पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली। उन सभी को इलाके की तलाशी लेते हुए बाहर निकाला गया। यह पुलिस है।
पुलिस। चूयू बहुत उत्साहित था। पुलिस को देखकर उत्साहित होने का अब जैसा समय नहीं था। एनओवी £1 अब आप सुरक्षित हैं। यदि वे आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो बस कहें कि एक अजनबी ने आपको बचाया। मुझे उजागर मत करो, जियाओ लो ने कहा, उससे आग्रह करते हुए कि उसके पैर जमीन पर गिर गए और जंगल में चार्ज हो गए। जल्द ही वह चूयू की दृष्टि से गायब हो गया। अध्याय 83 कौन नारा नहीं लगा सकता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जब चू युनशियोंग को पता चला कि उनकी बेटी चू यू एक दुर्घटना में शामिल हो गई थी तो वह तुरंत वाइल्ड बोअर रिज पर पहुंचे। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस ने उसे ढूंढ ही लिया था। सूट पहने 50 अनाम पुरुष परिधि के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर कठोर भाव थे और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे। चू युनशियोंग समूह के ठीक सामने खड़ा था। वह एक लंबा आदमी नहीं था और वह वास्तव में थोड़ा मोटा था। देखने और उदास महसूस करने के बावजूद उसने एक युवा मुस्कान डाली जब उसने देखा कि चू यू सुरक्षित था। तुम बूढ़े हो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देखूंगा। हु। चू यू अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ी और उनकी बाहों में स्नान करना शुरू कर दिया। उसका पतला नाजुक शरीर सदमे में हिरण की तरह था क्योंकि वह अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उस दोपहर हुई घटनाओं ने उसे गंभीर रूप से भयभीत कर दिया था और उसके मानस में अपनी छाप छोड़ दी थी। उसने मौत देखी थी और अनुभव किया था कि जीवन और मृत्यु की क्रूर लड़ाई लड़ते हुए पकड़ा जाना कैसा होता है। उसे लगा जैसे वह नरक की बहुत गहराई के दौरे से लौट आई है। सब कुछ ठीक है। यह सब अब खत्म हो गया है। सब कुछ ठीक है। चू युनशियोंग ने उसकी पीठ को प्यार से थपथपाया और उसे दिलासा दिया। उसकी बूढ़ी मैला आंखों ने उस अपराध बोध को व्यक्त किया जो वह महसूस कर रहा था। वह वही था जिसने अपनी बेटी पर यह भयानक स्थिति लाई थी। अगर यह उस पर निर्भर था तो वह बहुत पसंद करता कि उसके बजाय उस पर हमला किया गया था। यदि चू यू के साथ कुछ अकल्पनीय हुआ तो चू युनशियोंग कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, टीम लीडर गो, हमें 17 विदेशियों के शव मिले हैं। उनके कपड़ों और उपकरणों को देखते हुए वे सबसे अधिक भाड़े के सैनिक थे। इस बीच अधिकारी शियाओ वांग ने गु qianlin को स्थिति की सूचना दी। हमारी स्वॉट टीम वाइल्ड बोअर रिज के आसपास के क्षेत्र में तलाशी ले रही है। जैसे ही कोई अपडेट होता है वे तुरंत हमें रिपोर्ट करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, 17 भाड़े के सैनिकों को किसने मारा? चू यू का अंगरक्षक? गु qianlin ने पूछा। अधिकारी शियाओ वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मिस चू यू के 2 अंगरक्षकों ने कुछ गोलियां ली और उन्हें ठंड लग गई। तो और कौन हो सकता था? मुझे यह मत बताओ कि चू यू और उसके अंगरक्षकों के अलावा कोई और था जिसे हम घटनास्थल पर याद करते थे? गु qianlin ने पूछा। उसका चेहरा अनिश्चितता से भर गया था। मुझे भी यकीन नहीं है। फांग चोंगकियांग ने पुलिस को बुलाया और कहा कि भाड़े के सैनिकों का एक समूह मिस चू यू को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने घटनास्थल पर कभी किसी और का जिक्र नहीं किया। स्वाट टीम को अभी तक एक अन्य व्यक्ति का निशान नहीं मिला है। अधिकारी जियाओ वांग ने तुरंत अपने वरिष्ठ को जवाब दिया। गु qianlin ने अपनी भौहें बुनी और अपना ध्यान चू यू की ओर मोड़ दिया। यह पता लगाने के लिए कि 17 भाड़े के सैनिकों को किसने मार डाला था, चू यू से पूछना बहुत आसान होगा कि उसके सुरक्षित होने के बाद से क्या हुआ था। गु qianlin ने अपनी योजना को तुरंत गति में डाल दिया और काले सूट में 50 अनाम पुरुषों के पास से गुजरते हुए सामने के क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां चू यू अपने पिता के साथ खड़ा था। एक ईमानदार स्वर में गु qianlin ने डरी हुई लड़की को संबोधित किया, मिस चू यू, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आपको किसने बचाया? चू यू स्वचालित रूप से जवाब देने वाला था, जियो लो, लेकिन फिर अचानक याद आया कि कैसे जाने से पहले जियाओ लो ने उसे अपनी पहचान प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसने समय पर ब्रेक खींच लिया। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया, आश्वस्त रूप से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। ऑफिसर गु, मेरी बेटी अभी भी सदमे में है।
यदि आप उससे सवाल करना चाहते हैं तो किसी और दिन ऐसा करें। चू युनशियोंग ने प्यार से चू यू को उठाया और उसे अपनी पीठ पर ले गया। उनके लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि अगर कोई उनकी अवज्ञा करता है तो इसके नतीजे होंगे। गुक यानलिन को अनदेखा करते हुए उन्होंने चू यू से कहा, जियाओ यू, चलो घर चलते हैं। दो अंगरक्षकों लेंग जो और लेंग यू के साथ वे लैंड रोवर में चढ़ गए। प्रशिक्षित सैनिकों की तरह 50 अनाम पुरुषों ने व्यवस्थित तरीके से अपनी कारों में प्रवेश किया और घटनास्थल से चले गए। अधिकारी शियाओ वांग ने कहा, स्कत्स्क। उन्होंने कहा, यह पैटर्न स्पष्ट रूप से बेजोड़ है। यह वास्तव में बॉस चू है ना? अधिकारी शियाओ वांग और अन्य पुलिसकर्मियों ने इस जुलूस को बहुत विस्मय के साथ देखा। वे शायद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। कुल मिलाकर 50 अंगरक्षक थे, जिनमें से सभी सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिक थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों को सरकार से विशेष अनुमति मिली थी, जिसने उन्हें आग्नेयास्त्रों को ले जाने की अनुमति दी थी। जियांगचेंग को भूल जाओ, सिर्फ हुआ राष्ट्र में 10 से अधिक व्यवसायी नहीं थे जिन्हें इस तरह का विशेष उपचार प्राप्त हुआ था। यदि आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप मुझे अपना इस्तीफा पत्र सौंप सकते हैं। मैं इसे तुरंत मंजूरी दे दूंगा और आप चू युनशियोंग के लिए काम कर सकते हैं। मैं आपको अग्रिम में अपनी बधाई भी दूंगा, गुक यानलिन ने अपनी पीठ के पीछे अपनी बाहों के साथ कहा। अधिकारी शियाओ वांग ने अपने ईर्ष्यापूर्ण चेहरे को छुपाया और एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, टीम लीडर गो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर एक कठोर नजर के साथ उसकी थोड़ी ऊपर छाती फूली हुई और पूरी तरह से सीधी मुद्रा के साथ उसने गर्व से कहा, मैं वांग हानकसुआंग सभी प्रकार के अपराधों से लड़ने की कसम खाता हूँ। एक बार एक पुलिस अधिकारी, हमेशा एक पुलिस अधिकारी। गुक यानलिन ने तुरंत अधिकारी शियाओ वांग को पीछे के छोर पर लात मारी और दृढ़ता से जवाब दिया, कोई भी नारा लगा सकता है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। मेरे सामने इस तरह की दिखावी बातें करना बंद करो, समझ में आया? समझ में आया, वांग हानकसुआन ने जोरदार जवाब दिया, अपने बट में दर्द को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तभी वॉकी टॉकी के माध्यम से स्वॉट टीम के नेता की आवाज सुनी जा सकती थी, हमने 6 सशस्त्र लोगों का पता लगाया है और वे दक्षिण पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। गुक यानलिन ने अपनी भौंहा झुका ली, वॉकी टॉकी छीन लिया और उसमें दृढ़ता से बात की, उन पर से नजर मत खो, लेकिन सावधान रहो। पेशेवर भाड़े के सैनिक भागने के दौरान खदानें बिछाते हैं, इसलिए इसके झांसे में न आए। समझ गया, टीम लीडर गो। सभी छोटी टीमें मेरे आदेशों को सुनती हैं। दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और क्षेत्र को घेरें। उन्हें भागने मत दो। अपने निर्देशों को रिले करने के बाद गुक यानलिन ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और सुदृढ़ीकरण की अपनी टीम का नेतृत्व किया। वह इतनी सख्त थी कि उसे देखकर वांग हानकसुआन और अन्य अधिकारी अवाक रह गए। उन्होंने खुद से सोचा, वह रात में खिलने वाले सेरेस की तरह है, एक ही समय में सुंदर और मजबूत। शियाओ लो को भी पुलिस ने घेर लिया था, लेकिन वह एक स्वात अधिकारी को बाहर निकालने में कामयाब रहे और अपनी वर्दी में बदल गए। एक बार जब वह बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन लेता है तो अन्य अधिकारियों के लिए यह महसूस करना मुश्किल होगा कि वह उनके रैंकों में से एक नहीं था। जब सभी पुलिसकर्मी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, जियाओ लो एक छोटी सी सड़क पर निकल गया और वाइल्ड बोअर रिज छोड़ दिया। मुझे आशा है कि चू यू मुझे धोखा नहीं देगा, अन्यथा मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, जियाओ लो ने खुद से बुदबुदाया। उसे चिंता थी कि अगर पुलिस को पता चला कि उसने 17 भाड़े के सैनिकों को मार दिया है तो वे उसे वांछित भगोड़ों की सूची में डाल देंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह एक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं था। दूसरे, वह किसी भी सरकारी संगठन का सदस्य नहीं था। फिर भी उनके पास ये क्षमताएं थी। इसका मतलब यह था कि पुलिस उसे छोड़ने नहीं देगी और यहाँ तक कि उससे कबूलनामा लेने का भी सहारा ले सकती है। पुलिस का ध्यान आकर्षित करना एक बात थी, लेकिन अगर सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करती है तो वे तब से उनके हर कदम को देखेंगे। हालांकि अगर उसने कभी किसी को जीनियस सिस्टम के बारे में बताया तो वे सोचेंगे कि वह एक उत्कीर्ण पागल था।
एक छोटे से पहाड़ी गांव में वह नए कपड़ों का एक सेट चुरा रहा था, नहीं उधार ले रहा था, नए कपड़े का एक सेट और हुए में कार वापस लेने से पहले उनमें बदल रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, और हालांकि उसने पहली बार में इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वह थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। सिस्टम, मेरे साथ क्या गलत है? क्या संविधान, मर्केंडीज के राजा ने मेरा स्वभाव बदला या नहीं? किसी की हत्या करने के बाद मुझे यह असहज क्यों महसूस होता है? जियो लो ने बिस्तर पर रहते हुए पूछा। हाँ, संविधान भाड़े के सैनिकों का राजा मेजबान की प्रकृति को बदलता है। हालांकि आप अभी भी आप हैं, इसलिए यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि यह पहली बार है जब आपने कभी किसी अन्य इंसान को मार डाला है। चिंता मत करो, आपके लिए ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। सिस्टम की स्पष्ट महिला आवाज उसके सिर में बजी। मैं अभी भी मैं हूँ। शियाओ लो स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ समय के लिए वह चिंता कर रहा था कि सभी प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त करना एक अलग व्यक्ति में बदल सकता है, लेकिन ये सभी चिंताएं अब निराधार दिखाई दी। उन्होंने अपने शरीर, चेतना या अहंकार को प्रभावित किए बिना केवल इन क्षमताओं को प्राप्त किया था। वह अभी भी खुद था। अध्याय 84, अपनी दुनिया से गुजरना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। झू जियाओफेई और डिंग काई ने देखा कि जियाओ लो वापस आते ही सीधे बिस्तर पर चला गया। फिर भी दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्या घड़ी के लेनदेन के दौरान कुछ हुआ था, लेकिन अब पूछने का सबसे अच्छा समय नहीं था। उन्होंने सोच समझकर खेल और संगीत की मात्रा को ठुकरा दिया ताकि जियाओ लो को परेशान न किया जा सके। जियाओ लो उस शाम 8 बजे तक सोता रहा। वह गहरी नींद में था जब झू जियाओफेई और डिंग काई ने उसे रात के खाने के लिए जगाने की कोशिश की। इसलिए उन दोनों ने उसके लिए कुछ खाना पैक किया, लेकिन जब तक वह उठा यह ठंडा हो गया था। भाई लो, मेरे अच्छे भाई लो, क्या गलत है? झू शियाओफेई ने जल्दी में पूछा। मैं बहुत थक गया था। जियाओ लो ने अपनी पीठ फैलाई, फिर कहा, मैं अच्छी नींद के बाद बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। हालांकि भाई लो, क्या आप घड़ी खरीदार से मिलने नहीं गए थे? आपको इतना थका क्यों दिया गया? झू जियाओफेई ने हैरान होते हुए पूछा। डिंग काई को भी उतना ही संदेह था, क्योंकि उसने जियाओ लो को देखा था। सच कहूँ तो वे दोनों चौंक गए थे जब जियाओ लो पहली बार लौटा था, क्योंकि वे उसके शरीर से निकलने वाली एक बुरी आभा को महसूस कर सकते थे। यही कारण है कि जब वह पहली बार वापस आया था तो उन्होंने उससे पूछताछ नहीं की थी। शियाओ लो ने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे पूरी दोपहर वहां इंतजार करना पड़ा। तो ऐसा ही हुआ। झू जियाओफेई और डिंग काई आखिरकार समझ गए कि जियाओ लो वापस आने पर इतना नाराज क्यों लग रहा था। उसे खड़ा कर दिया गया था और पूरी दोपहर इंतजार करना पड़ा था। वह निश्चित रूप से गुस्से से आग बबूला हो गया था। यह सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इसे उन पर नहीं उतारा था। जिसके बारे में बात करते हुए, क्या आप हमारे स्कूल के बाहर नूडल स्टोर से तले हुए नूडल्स का स्वाद जानते हैं? जियाओ लो ने पूछा। वह भूखा था और उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ चाहिए था। झू जियाओफेई ने तुरंत जवाब दिया, जब आप स्कूल के गेट से निकलने के बाद दाईं ओर मुड़ते हैं तो पहले स्टोर से नूडल्स वास्तव में समृद्ध होते हैं। डिंग काई ने उसे घूरकर कहा कि भाई लो, उसकी बात मत सुनो। वह दुकान के मालिक की बेटी को पसंद करता है। यही कारण है कि वह सोचता है कि वे इतना अच्छा स्वाद लेते हैं। स्टोर मालिकों की बेटी? जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। वह 15 या 16 साल की लोलिता है और स्टोर में अक्सर मदद करती है। उसके पास एक मीठी, धुंधली उपस्थिति और पीली त्वचा है। लाओ झू ने उसे एक उपनाम भी दिया, फ्राइड नूडल्स गर्ल। डिंग काई ने कहा, चुप रहो कैजी। क्या आपको सच में लगता है कि मैं तला हुआ नूडल्स खरीदने गया था क्योंकि फ्राइड नूडल्स गर्ल सुंदर है? क्या मैं वास्तव में उस तरह का आदमी हूँ? झू जियाओफेई ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है ना? क्या मैं हूँ? तुम हो। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बात है? क्या आप पिटाई की मांग कर रहे हैं?
भाई लो के सामने तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा बोलते हो। आप मेरी वीर छवि को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा मूर्ख। हाँ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे लड़ने लगे और उन दोनों ने एक दूसरे की गेंदों को पकड़कर एक दूसरे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। हमलावर हमेशा कुछ अजीब आवाजें निकालता था, जैसे कि वह परमानंद से भर गया हो। शियाओ लो रोंगटे खड़े कर देने से ढका हुआ था। एक आह भरते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। झू जियाओफेई के प्रभाव के लिए धन्यवाद। वह तले हुए नूडल स्टोर की ओर बढ़ गया। यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था, और एक सुंदर लड़की दुकान पर मदद कर रही थी। यद्यपि वह प्यारी थी, वह बहुत छोटी थी और वह अब किशोर लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह चला गया, मांस के साथ तले हुए चावल के केक की सेवा का आदेश दिया और खुद को एक सीट मिली। जियांगचेंग में इस तरह के अनगिनत स्टोर थे। हालांकि वे आकर्षक नहीं लग सकते हैं, फिर भी वे हर महीने कई हजार कमा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की दुकानों से कई महान व्यंजन आए। अरे हीरो लो! तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। जियाओ लो ने हवा में एक हल्की सुगंध का पता लगाया। इसके तुरंत बाद एन हुआनहुआन को सीधे उसके सामने बैठाया गया। गोरी और स्पष्ट त्वचा, उत्तम चेहरे की विशेषताओं और काले रेशमी बालों का दावा करते हुए उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी और वह प्यारा और छोटा था। सफेद स्टड ईयररिंग्स ने उनके ईयरलोब को सजाया था। हीरो लो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ खा रहे हैं, एक हुआनहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ लो को यह थोड़ा सा भी विनोदी नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ खाना क्यों नहीं खाऊंगा। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा, एक हुआनहुआन, क्या आपको कुछ चाहिए? वास्तव में हाँ। क्या आप भूल गए हीरो लो? आपने एक बार मुझसे कुछ वादा किया था। एन हुआनहुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने किया? मैंने आपसे क्या वादा किया था? जियाओ लो ने कहा। उसकी भौहें तन गई। एक हुआनहुआन ने निराशा में अपने होंठों को थपथपाया और जवाब दिया, क्या आपने मुझे कुंगफू को वापस सिखाने का वादा नहीं किया था जब हम स्कूल के पहाड़ के पीछे थे? ओह, तो यही वह बात कर रहा था। जियाओ लो को इस बारे में एक अस्पष्ट याद था। उन्होंने गंभीर हुए बिना लापरवाही से इसका उल्लेख किया था, इसलिए वह अंततः इसके बारे में सब कुछ भूल गए थे। एक अजीब मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मुझे खेद है, मैं हाल ही में इतना व्यस्त रहा हूं कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। यह ठीक है। जब तक हीरो लो मुझे सिखाने के लिए तैयार है, तब तक मैं ठीक हूं। एक हुआनहुआन ने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान रखी। बिना किसी चिंता के एक एल्फ की तरह वह एक पल में अपनी सभी परेशानियों को भूल गई। ऐसा लगता है जैसे वे कहते हैं, वर्तमान की तरह कोई समय नहीं है। ठीक है हीरो लो, अब तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने फिर से अपनी भौंह घुमाई और जवाब दिया, मैंने अभी तक अपना रात का खाना नहीं खाया है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें क्यों नहीं सिखाता? आप खाने के लिए खाना पैक कर सकते हैं और जब आप खाते हैं तो मुझे सिखा सकते हैं। हे। एक हुआनहुआन ने महिला बॉस से संपर्क किया और भोजन के लिए भुगतान करने से पहले जियाओ लो के तले हुए चावल के केक को एक सफेद टेकआउट बॉक्स में पैक किया। जियाओ लो उसे अस्वीकार नहीं कर सका और अपनी सीट से खड़ा हो गया। एक हुआनहुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं था, और वह उसे स्कूल के रबर क्षेत्र में ले गई। खांसी खांसी। एक हुआनहुआन, क्या हो रहा है? क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? जियाओ लो ने पूछा। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि कोई लड़की उसे इधर-उधर खींच कर ले जाए। हुआनहुआन खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, हीरो लो, तुम बहुत प्यारे हो। हाथ पकड़ने से मैं गर्भवती नहीं हो पाऊंगी। इसे आपको परेशान न होने दे। जियाओ लो बदले में कुछ नहीं कह सकता था। जब वे रबर के मैदान में पहुंचे तो एन हुआनहुआन ने बहुत उत्साह के साथ कहा, हीरो लो, मुझे क्या करना चाहिए? एक शुरुआत के लिए 2 गोद चलाएं। जियाओ लो ने खुद को एक पत्थर का मल पाया, बैठ गया और अपने फास्ट फूड बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। आह! 2 गोद चलाओ?
मैदान के चारों ओर हुआन हुआन का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, आप एक दिन में कुंफू में महारत हासिल नहीं कर सकते। सीखना शुरू करने से पहले आपको पहले अपनी सहनशक्ति का निर्माण करना होगा। यदि आपने कभी टीवी पर उन विशेष बलों के शो देखे हैं, तो आपको पता होगा कि एक कौशल में महारत हासिल करने के लिए आपको पहले नारकीय प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जियाओ लुओ ने जवाब दिया। एक हुआन हुआन ने अपनी काली मोती जैसी आंखें घुमाईं और पूछा, हीरो लुओ, क्या आपके पास कोई कौशल है जो हमें दोहरी खेती करने की अनुमति देगा? क्या हम दोहरी खेती करें? यह कहने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। दोहरी खेती? खांसी, खांसी, खांसी। जियाओ लो अपने भोजन पर घुट गया और खांसी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि वह एक मूर्ख या शटिन था जो केवल पवित्र बाइबल पढ़ता था। यहाँ तक कि अगर उन्हें इसके बारे में पहले नहीं पता था, तो झांग दशान ने लड़के और लड़की के रिश्तों के बारे में इतना ज्ञान प्रदान किया था, और वह जानता था कि दोहरी खेती का क्या मतलब है। यह केवल सेक्स नहीं था, बल्कि सद्भाव की एक पूर्ण भावना प्राप्त करने के लिए यिन और यांग का एकीकरण था। हीरो लुओ, क्या तुम ठीक हो? हुआन हुआन ने उसे बुरी तरह खांसते हुए देखा और उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। शियाओ लुओ ने अपने हाथ उठाए और उसे रोकने की कोशिश की। एक हुआन हुआन, बस आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने बहुत सारे मार्शल आर्ट नाटक देखे हैं? क्या मैंने पहले से ही नहीं कहा था कि मैं हीरो लुओ को अपना रेमी बनाना चाहता था? एक हुआन हुआन ने मासूमियत से जवाब दिया। फिर मैं अब यह कहूंगा, एक बार और सभी के लिए, हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जियाओ लुओ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने अपना भोजन नीचे रखा था। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सोंग जियानन से बात की थी, इसलिए आप चीजों की कल्पना करना बंद करो। आप विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डेटिंग सामान्य है और पाठ्यक्रम का लगभग हिस्सा है। मैं आपको नीचा नहीं देख रहा हूँ, जियाओ लुओ ने बीच में कहा। आप लोग और मैं, हम सिर्फ दो अलग अलग दुनिया से आते हैं। यह अपरिहार्य है कि हमें रास्तों को पार करना पड़ा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी दुनिया से गुजर रहा हूँ और वास्तव में जल्द ही चला जाऊंगा। यही कारण है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक संभावित साथी के रूप में देखें। आपके सामने अभी भी एक लंबा रास्ता है। क्या हीरो लुओ, क्या तुम जा रहे हो? हुआन हुआन ने पूछा। मुस्कान ने उसके चेहरे को छोड़ दिया था और उसका शरीर सदमे में था। अध्याय 85, चोटों का टन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। चूंकि एन हुआन हुआन पहले से ही अपनी असली पहचान से अवगत था, इसलिए जियाओ लुओ को अब उससे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, बेशक मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मैं वास्तव में अध्ययन करने के लिए हुआए में नहीं हूँ। हर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप हमारी कक्षा का हिस्सा है। यदि आप चले जाते हैं तो हम सभी बहुत दुखी होंगे, एन हुआन हुआन ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया। उसने वास्तव में इस लड़के के लिए अपनी भावनाओं में निवेश किया था, इसलिए जब उसने सुना कि वह छोड़ने जा रहा था, तो उसका दिल वास्तव में असहज महसूस करने लगा। जियाओ लुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम सभी के पास यात्रा करने के लिए अपनी सड़कें हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब नहीं मिल सकते। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारा रास्ता फिर से पार हो जाएगा। नहीं, एक हुआन हुआन ने कहा। अचानक वह कूद गई, उस पर झपट पड़ी और उसे बहुत कसकर गले लगा लिया। उसने ऐसा इतना अचानक किया कि कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। लड़की के अप्रत्याशित आलिंगन का सामना करते हुए जियाओ लुओ उलझन में था। वह हवा में सूक्ष्म सुगंध को नोटिस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि एन हुआन हुआन ने अपनी बाहों में सुबकना शुरू कर दिया। हीरो लुओ, मैं नहीं चाहता कि तुम चले जाओ। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलते हुए एक हुआन हुआन रो पड़ी। वह अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था या उन्हें पकड़ नहीं सकता था। इसकी कोई व्याख्या नहीं थी, वह सिर्फ जियो लुओ को पसंद करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी हरकतें बचकानी थी या अपरिपक्व। वैसे भी क्या इस तरह से लोग नहीं बढ़े? जियाओ लुओ ने एक मुस्कान को मजबूर करने की कोशिश की।
उसने उसे गले नहीं लगाया। इसके बजाय उसने उसे पीठ पर थपथपाया और धीरे से उसे सांत्वना दी। युवा, सुंदर, खूबसूरत और प्यारा। ज्यादातर लोगों के लिए अगर ऐसी लड़की ने उन्हें गले लगाने की पहल की तो यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि उन्हें उसमें भी दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि जियाओ लो हुआए विश्वविद्यालय की लड़कियों के साथ प्यार में पड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि हाथ में मिशन को पूरा करने के लिए आया था। किसी और चीज के बारे में सोचना उसके अपने सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। 3 दिन बीत गए और कोई भी पुलिस जियाओ लो की तलाश में नहीं आई थी। उन्होंने काफी राहत महसूस की। ऐसा लगता था कि चूयू ने अपना वादा निभाया था और उसे धोखा नहीं दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू युनशियोंग ने विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देने के लिए फोन किया और साथ ही 1 मिलियन का भुगतान किया, जो उनके शुल्क का बकाया था, सीधे उनके बैंक खाते में। चू युनशियोंग के साथ अपनी बातचीत के दौरान जियाओ लो ने महसूस किया कि लाल स्कॉर्पियन भाड़े के सैनिकों को नष्ट कर दिया गया था। उन्हें पता चला कि गु क़ियानलिन ने 2 दिन और 2 रातों में कुछ हजार स्वॉट अधिकारियों और पुलिस को उनके साथ जुड़ने के लिए लाया था। इसके परिणामस्वरूप स्वॉट टीम के 5 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिनमें से 26 को गंभीर चोटें आई थी। केवल तभी वे वाइल्ड बोर रिज में रेड स्कॉर्पियन मर्केनेरीज के शेष 6 सदस्यों को मारने में सक्षम थे। अंत में रेड स्कॉर्पियन मर्केनेरीज के नेता ने एक विशाल चट्टान से छलांग लगा दी थी। उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त चू युनशियोंग के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी ने दिवालिया घोषित कर दिया था और उसे जेल भेज दिया गया था। इसका मतलब था कि जियाओ लो उम्मीद से पहले हुआयू से बाहर निकलने में सक्षम होगा और चू यू की रक्षा के लिए मिशन को पूरा माना जा सकता है। या क्या इसे पहले से ही पूर्ण माना जा सकता है? जियाओ लो को नहीं लगा कि यह वास्तविक था, लेकिन वैसे भी राहत की सांस ली क्योंकि उसे अब कक्षाओं में भाग नहीं लेना पड़ेगा। जियाओ लो, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपकी मदद के लिए धन्यवाद है कि मेरी छोटी लड़की सुरक्षित रूप से मेरे पास वापस आ गई, चू युनशियोंग ने एक बार फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। जियाओ लो की मदद पर कॉल करने से निर्विवाद रूप से उन्हें एक साथ करीब लाने में मदद मिली। इसका उल्लेख मत करो, श्री चू। यह मेरा काम है, जियाओ लो ने उसे विनम्रता से जवाब दिया। चू युनशियोंग ने इसके बाद जियाओ लो की और भी प्रशंसा की। इस जवान आदमी ने उसके करीब आने के अवसर का लाभ नहीं उठाया था और उसका रवैया विनम्र था। युवा लोगों के बीच एक वास्तविक दुर्लभता। जियाओ लो, मेरा ड्राइवर कल तुम्हें उठा लेगा। हम फिर से बात करेंगे। मुझे बहुत खेद है, श्री चू, लेकिन मेरे पास कल देखने के लिए कुछ चीजें हैं। मेरे पास आपसे मिलने का समय नहीं है। जियाओ लो ने बातचीत के लिए चू युनशियोंग के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि चू युनशियोंग उसे कुछ चल रही योजनाओं में शामिल करने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जियाओ लो अब किसी और द्वारा शासित नहीं होना चाहता था। अब जब उनके पास 1 मिलियन की स्टार्टअप पूंजी थी तो उन्होंने अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने का इरादा किया, भले ही उन्होंने अभी तक कोई ठोस योजना तैयार नहीं की थी। जियाओ लो, आप मुझे खुद की याद दिलाते हैं जब मैं एक जवान आदमी था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए बस साथ आएं और देखें कि मुझे क्या कहना है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, चू युनशियोंग ने एक मुस्कान के साथ दबाया। चू युनशियोंग कुछ कह रहा था और जियाओ लो उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तुम्हें आना ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं आपको वह चुनौती प्रदान करूंगा जो आप चाहते हैं और साथ ही आपको खुद को व्यक्त करने के लिए अधिक स्थान प्रदान करूंगा, चू युनशियोंग ने कहा। जियाओ लो ने गैर प्रतिक्रिया के साथ जवाब दिया और फोन को लटका दिया। चुनौती? अंतरिक्ष? यह स्पष्ट था कि चू युनशियोंग कुछ विशिष्ट संकेत दे रहा था, लेकिन जियो लो यह पता नहीं लगा सका कि यह क्या था। ऐसा लग रहा था मानो कागज की एक पतली सी चादर उसे एक कमरे से अलग कर रही हो। मोमबत्ती की रोशनी में केवल कमरे की धुंधली छवि देखी जा सकती थी। कहने का मतलब है, जियाओ लो पहले से ही जानता था कि यह क्या था जो चू युनशियोंग चाहता था, लेकिन उसे अभी तक इसे पूरी तरह से समझना बाकी था। न जानने से उसे एक असली खुजली हुई
और वह जानता था कि उसे बस इसकी जांच करनी थी। क्या वह वास्तव में जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? जियाओ लो ने आश्चर्य किया, खुद से मुस्कुराया। वह शासन और एक ऐसे करियर के बिना स्वतंत्रता से ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे जो उन्हें चुनौती दे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे भूल जाओ। मैं कल जाकर इसकी जांच करूंगा। मन बनाने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। अंग्रेजी विभाग के छात्र गाना बजाने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। प्रतियोगिता कल थी। वे सभी अभी भी स्कूल के पीछे लॉन में मंडप में किताबों की तेज खुशबू के साथ इकट्ठे थे। जियाओ लो यहाँ है। हर कोई अपने पदों पर आओ। एक बार जब हुआंग रोरान ने जियाओ लो को देखा तो उसने लॉन में बात कर रही लड़कियों को भगा दिया और उन्हें तुरंत स्थिति में खड़े होने के लिए प्रेरित किया। लड़कियां जल्दी से स्थिति में आ गई और मुस्कुराहट के साथ जियाओ लो का स्वागत किया। जब जियाओ लो ने पहली बार कहा था कि वे माप और नियंत्रण विभाग को हराने जा रहे थे तो लड़कियों ने उस पर गंभीरता से संदेह किया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जियाओ लो के मार्गदर्शन में उनके गायन मानकों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। कल ही जब माप और नियंत्रण विभाग के क्यू लियांग ने उन्हें केवल एक बार पीली नदी गाते हुए सुना था तो वह सदमे में चले गए थे। उन्होंने अपनी गायन तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया था। लड़कियों को गाते हुए सुनने के बाद क्यू लियांग ने माप और नियंत्रण विभाग के टीम लीडर झाओ शिजी से उनके द्वारा लगाए गए दाव को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए कहा था। बस इसके बारे में सुनकर लड़कियों को राहत की लहर के साथ एक बड़ा आत्मविश्वास मिला। अब यह कहा जा सकता है कि जियाओ लो ने अपनी कक्षा में हुआंग रोरन के रूप में लगभग उतना ही सम्मान प्राप्त किया। भाई लो, मेरे सबसे प्यारे भाई लो, आपको इतना समय क्यों लगा? हर कोई पहले से ही आधे दिन से आपका इंतजार कर रहा है, झू जियाओफेई ने शिकायत की। तुरंत कक्षा की लड़कियों ने उसे भूनना शुरू कर दिया। हीरो लो जब चाहे आ सकता है। यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम बेवकूफ सुअर। बिल्कुल, यह बेवकूफ सुअर सिर्फ हीरो लो रवैया देने के लिए यहाँ है। यह बेवकूफ सुअर बहुत असभ्य है। तो बहुत कठोर। झू जियाओफेई लड़कियों के सामने इतना बुरा लग रहा था कि उसने सिर्फ मल भी खाया होगा। उसने बस एक छोटी सी शिकायत की थी तो उसने लड़कियों के इस पूरे समूह को कैसे नाराज कर दिया था। दिंग काई ने उसे देखा और कहा, मुझे मत देखो। कौन जानता है कि आपके मस्तिष्क में क्या हो रहा है? यहाँ हर किसी में से आप भाई लो के बारे में चिल्लाना चुनते हैं। आप अपनी मूर्खता और मूर्खता के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। कैजी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह थोड़ा अनुचित है? आखिरकार हम तीनों को वर्ग का राष्ट्रीय खजाना माना जाता है, तो हम सभी के साथ व्यवहार करने के तरीके में इतना बड़ा अंतर क्यों है? झू शियाओफेई ने शोक व्यक्त किया। दिंग काई ने गर्व से हंसते हुए कहा, हे, यह सब भाई लो के लिए धन्यवाद है कि मैं हुआए के मंच की गर्म खोजों की सूची में भी हूँ। हाल ही में मैं इस जूनियर का दिल जीतने में कामयाब रहा जिसे मैं कुचल रहा था। पिछली बार से हमारे बीच अंतर वास्तव में बहुत बड़ा हो गया है। क्या? झू जियाओफेई ने अविश्वास में अपनी आंखें खोली और वह विश्वास करने में असमर्थ था कि उसने अभी क्या सुना था। उन्हें और डिंग काई पतले और मोटे लोगों के रूप में अंग्रेजी संकाय में अगली डो का संयुक्त खिताब दिया गया था। जब तक सभी एक साथ सिंगल थे सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा था? दिंग काई की एक प्रेमिका थी और फिर भी झू जियाओफेई नहीं था। झू जियाओफेई ने जितना दर्द महसूस किया वह असहनीय था। यह वास्तव में बहुत दुख था। अध्याय 86 गाना बजाने वालों की प्रतियोगिता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। क्षमा करें, मुझे देर हो गई है। मुझे एक फोन उठाना पड़ा। जियाओ लो चले गए और इकट्ठा हुई भीड़ से माफी मांगी। वह बहुत क्षमा प्रार्थी था क्योंकि पूरी कक्षा 10 मिनट से अधिक समय से उसका इंतजार कर रही थी। यह ठीक है, हीरो लो। वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी पहाड़ के पीछे यहाँ ताज़ी हवा में सांस लेना अच्छा होता है। इसके अलावा निष्क्रिय चिटचैट कुछ समय बिताने का एक बुरा तरीका नहीं है। बिल्कुल। बस बेवकूफ सुअर ने जो कहा उसे अनदेखा करें।
वह आपके साथ परेशानी पैदा करेगा, भले ही कोई न हो, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर उन हस्तियों के पास गुप्त उद्देश्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरो लोग कितनी देर से आता है, हम सभी हमेशा उसके लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं। है। अंग्रेजी विभाग की लड़कियों ने बात की थी। यह स्पष्ट था कि उन्हें परवाह नहीं थी कि जियाओ लो ने अपना समय बर्बाद किया या नहीं। बाकी लड़कियों की तुलना में एन हुआन हुआन, जिसे अभी जियाओ लो के आसन्न प्रस्थान के बारे में पता चला था, चुप हो गया था। वह हमेशा की तरह जिंदादिल नहीं थी। चुयू के लिए, जो हाल ही में कक्षा में लौटी थी, जियाओ लो के प्रति उसका रवैया भी काफी बदल गया था। जब से उसने कुछ दिनों पहले जियाओ लो को आखिरी बार देखा था और उस सदमे को प्राप्त किया था, जब उसने उसे अब देखा तो उसका असहज दिल शांत महसूस हुआ। जियाओ लो ने उसे सुरक्षा की अनंत भावना प्रदान की। चुयू ने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए अपनी सांस के नीचे फुसफुसाते हुए कहा, दिखावटी डी कपर काले रंग की पोशाक उसे बहुत सुंदर बनाती है। चुयू ने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके छोटे जेट काले बाल उसके कंधों पर बड़े करीने से टिके हुए थे। उसका नाजुक चेहरा अंडे का सफेद था और उसकी आंखें फूलों की तरह खिल रही थी। उसकी तेज नाक और थोड़े लाल रंग के होठों के साथ उसका आकर्षण किसी भी व्यक्ति के दिल को काम सकता है। आह! जब बाई लिंग, जो चुयू के बगल में थी, ने यह सुना तो उसके सुंदर चेहरे ने अचानक एक स्तब्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसने अभी चुयू को जियाओ लो की प्रशंसा गाते हुए सुना था। उसने पूछा, युवा मालकिन चू, क्या आपने अभी कहा कि जियाओ लो सुंदर है? मैंने कब कहा कि जियाओ लो सुंदर है? आपको भ्रम में होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुयू ने बाई लिंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास एक दोषी विवेक था। अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए उसने जानबूझकर लॉलीपॉप को वापस अपने मुंह में डाल दिया। मतिभ्रम हो सकता है। बाई लिंग को अपने ही कानों पर शक होने लगा। आखिरकार चुयू के मुंह से निकलने वाली जियाओ लो बहुत सुंदर है जैसी कोई बात सुनना पूरी तरह से सामान्य से बाहर होगा। चुप हो जाओ सब लोग, चलो जियाओ लो को सुनते हैं। हुआंग रोरान ने अचानक आदेश दिया, लड़कियों को शांत किया। जियाओ लो ने खांसते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर हर कोई कल सामान्य रूप से प्रदर्शन करता है तो यह पर्याप्त होगा। माप और नियंत्रण विभाग से हीरो लो क्यूलियांग को निश्चित रूप से नग्न घूमना होगा। हम निश्चित रूप से अब उनकी कक्षा से बेहतर गाते हैं, एक लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास अच्छी चीज है, इसे जारी रखें, जियाओ लो ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा। उसके बाद गाना बजाने वालों ने हमेशा की तरह अभ्यास किया। उन्होंने पीली नदी गीत 5 या 6 बार गाया। एक बार जब उन्होंने हर बार एक उत्कृष्ट काम किया तो जियाओ लो ने उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने जो हासिल किया था वह पर्याप्त था और अब अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस कल की प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करना था। दिखावा करो, चुयू ने जियाओ लो को रोकते हुए पुकारा जैसे ही वह जाने वाला था। क्या आपको कुछ चाहिए? जियाओ लो ने रुकते हुए और उसे देखने के लिए मुड़ते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। चुयू ने आयातित लॉलीपॉप का एक बॉक्स जियाओ लो की बाहों में भर दिया। फिर एक डरी हुई खरगोश की तरह वह घबरा गई और शर्माते हुए बाई लिंग को दूर खींच लिया। वह जाते समय जियाओ लो की दिशा में नजर डालने के लिए वापस मुड़ी और उसने तनाव और चिंता देखी जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। वाह! उस स्थिति के साथ क्या हो रहा है? झू शियाओफेई स्तब्ध रह गए और शियाओ लो के हाथों में लॉलीपॉप को देखते हुए आए। अमेरिका से स्वीट कैरोलीन वैम्पायर लविंग लॉलीपॉप। प्रत्येक बॉक्स की कीमत 999 है। तथ्य यह है कि राजकुमारी यू ने आपको ऐसा कुछ दिया है, इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करती है। भाई लो, मेरे प्यारे भाई लो, आप किसी तरह चुपचाप हुआई के कैंपस बेले के दिल पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। अगर इस बात की खबर फैलती है तो क्या आप जानते हैं कि हुआई के कितने लड़कों का दिल टूट जाएगा?
दिंग काई भी हैरान थे और अपनी प्रतिक्रिया को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ थे। अब हमारी लोकप्रियता में इतना बड़ा अंतर है कि मुझे नहीं लगता कि मैं भाई लुओ की पीठ भी देख सकता हूं जहां मैं खड़ा हूं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जिस जूनियर की वह लंबे समय से प्रशंसा कर रहे थे, उसके साथ जोड़ी बनाना शानदार था। हालांकि अब जियाओ लुओ और भी प्रभावशाली था। उन्होंने हुए में सबसे अप्राप्य गतिविधि पर सीधे फैसला किया था और यह चू यू का पीछा था, जिसने 50 से कम लड़कों को अस्वीकार नहीं किया था। दिंग काई को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया गया था। शियाओ लो जवाब देने में असमर्थ था। वह भी चू यू के कार्यों से अवाक रह गया था। अगर वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी तो वह बस उसे कुछ पैसे दे सकती थी। इसके बजाय उसने उसे लॉलीपॉप का एक बॉक्स दिया था। क्या उनके जैसे बड़े आदमी से एक छोटे बच्चे की तरह लॉलीपॉप खाने की उम्मीद की गई थी जब उसके पास करने के लिए कुछ भी बहर नहीं था? उसी समय बाई लिंग हैरान और गूंगा हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चू यू ने जियो लुओ को लॉलीपॉप का वह बॉक्स दिया था। युवा मालकिन चू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? उसने पूछा, संदेह करते हुए कि चू यू किसी प्रकार की बीमारी के साथ आया था। कुछ नहीं। संभवतः मेरे साथ क्या हो सकता था? चू यू ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने जियाओ लुओ को लॉलीपॉप दिया जिसे आप भी खाने के लिए सहन नहीं कर सकते। क्या बात है? यह सिर्फ लॉलीपॉप का एक बॉक्स है और वे इतने लायक नहीं हैं। मैं बस उन्हें फिर से खरीद सकता हूँ। हमारे वर्ग के गाना बजाने वालों का संचालन और निर्देशन करना दिखावटी डी के लिए कठिन है और मैं बस उसे थोड़ा इनाम देना चाहता था, चू यू ने जवाब दिया। उसका मुंह थोड़ा सा घुंघराले हो गया था और उसके लिए ऐसा व्यवहार करना मुश्किल था जैसे उसे परवाह नहीं थी। इनाम का एक रूप? हे भगवान! क्या गलत था? क्या हो रहा था? बाई लिंग यह नहीं समझ सका कि चू यू में इस बदलाव के पीछे क्या था। यह बहुत अचानक और पूरी तरह से अप्रत्याशित था। शनिवार शाम 7 बजे गाना बजाने वालों की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। प्रतियोगिता स्थल हुआए का भव्य सभागार था। शानदार स्पॉटलाइट उत्तम मंच पर चमक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह दिन का समय था। मंच से परे सीटें छात्रों से भरी हुई थी। पहली पंक्ति में शिक्षकों से युक्त एक निर्णायक पैनल बैठा था और पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ था। कम से कम 1000 लोग इकट्ठा हुए थे। एक के बाद एक पेशेवर मंच पर आए और कोरल प्रदर्शन में अपनी बारी के लिए लाइन में खड़े हो गए। शानदार भव्य हॉल में जोर से व्यवस्थित गायन गूंज रहा था। इस बीच अंग्रेजी विभाग गाना बजाने वालों को जल्दी थी। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जियाओ लुओ को छोड़कर हर कोई वहां था। झू जियाओफेई, जियाओ लुओ कहाँ है? वह कहाँ गया? हुआंग रोरान ने उत्सुकता से पूछा। झू जियाओफेई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने उसे यहाँ देखा था। क्या वह बाथरूम में गया था? क्या मुझे बाथरूम में उसे ढूंढना चाहिए? कोई समय नहीं बचा है। हम अगले हैं, हुआंग रोरान ने कहा। झू जियाओफेई ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? हुआंग रोरन की भौहें लगभग पूरी तरह से एक साथ बुनी हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और मन बना लिया। हमें उसके बारे में भूलना चाहिए। लेकिन दिखावटी डी के बिना हम क्या करेंगे? चू यू ने कहा। हमें इसे काम करना होगा, भले ही यह न हो, हुआंग रोरान ने दृढ़ता से जवाब दिया। उनके लिए गड़बड़ करने या घबराने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अन्यथा वे निश्चित रूप से मंच पर असामान्य रूप से गाएंगे। हुआंग रोरान ने सभी से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लुओ यहाँ है या नहीं। बस अच्छा गाओ, जैसे हम इस समय अभ्यास कर रहे हैं। लड़कियों ने सिर हिलाया। यह प्रतियोगिता सिर्फ वर्ग सम्मान के बारे में नहीं थी, बल्कि जियाओ लुओ और क्यू लियांग के बीच शर्त के बारे में भी थी। उन्हें अच्छा गाना चाहिए था। अंग्रेजी विभाग। अंग्रेजी विभाग कहाँ है? तभी बैकस्टेज से एक टीचर आया और इंग्लिश मेजर्स के लिए जोर जोर से चिल्लाया। हम यहाँ हैं, हुआंग रोरान ने अपना हाथ ऊंचा करते हुए कहा। शिक्षक ने इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। अंदर आओ और तैयारी करो। ठीक है।
हुआंग रोरान ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उन्होंने कहा, हर कोई चलो कड़ी मेहनत करते हैं और एक साथ अच्छा गाते हैं। चलो चलते हैं। अध्याय 87 प्रस्थान करना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। सभागार में मंच की रोशनी उज्जवल थी। मंच की तुलना में दर्शकों पर चमकने वाली रोशनी बहुत मंद थी। जियाओ लो सभागार में एक अस्पष्ट स्थान पर बैठे थे। वह आज रात हुआए को छोड़ देगा, लेकिन इससे पहले कि उसने किया, वह अंग्रेजी विभाग गाना बजाने वालों के प्रदर्शन की सराहना करना चाहता था। आखिरकार वह उन्हें निर्देशित करने वाला था। लड़कियों के एक समूह ने वास्तव में पीली नदी गाने का फैसला किया। मेरी राय में वे निस्संदेह बुरा गाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लड़कियों का एक समूह उस गीत के सार को पकड़ सके। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे डर है कि अंग्रेजी विभाग अंतिम स्थान ले रहा होगा। उसके बगल में बैठे दो लड़के फुसफुसाए। वे अंग्रेजी विभाग के आगामी प्रदर्शन पर चर्चा में लगे हुए थे। जियाओ लो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने घोषणा की, गीत का सार केवल इसे गले से बाहर निकालना नहीं है। कई क्रांतिकारी गीत सबसे पहले महिलाओं द्वारा गाए गए थे। वे अभी भी संगीत के सार और स्वाद को व्यक्त कर सकते हैं। गीत जैसी कोई चीज नहीं है जो गायन के लिए अनुपयुक्त है। केवल ऐसे लोग हैं जो उचित गायन तकनीक नहीं जानते हैं। दोनों लड़कों ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ऐसा लगता है कि आप संगीत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप संगीत विभाग से हैं? नहीं। उस मामले में क्या आप एक शौकिया और संगीत शौकीन संघ के सदस्य हैं? ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आप संगीत विभाग के छात्र नहीं हैं, न ही आप किसी साहित्य या कला समाज के सदस्य हैं। टिप्पणी करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? आप सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हैं जो उस्ताद होने का नाटक कर रहे हैं। शियाओ लो इससे नाराज नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखी और एक वाक्य के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं अंग्रेजी विभाग गाना बजाने वालों का निदेशक हूँ। इस बात से दोनों लड़के हैरान रह गए। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से छात्र उद्घोषक मंच पर दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए और एक माइक्रोफोन पकड़े हुए उन्होंने घोषणा की, इसके बाद कृपया अंग्रेजी विभाग के 16वें समूह के गाना बजाने वालों के गीत पीली नदी का आनंद ले। वे हुआंग रोरान द्वारा चू यू द्वारा एक पाठ के साथ आयोजित किए जाएंगे। बड़ा लाल पर्दा धीरे धीरे खुल गया और अंग्रेजी प्रमुखों के परिचित चेहरों को प्रकट किया। हर कोई ऊर्जा और मुस्कान से भरा हुआ था। वे जियाओ लो द्वारा किए गए समायोजन के आधार पर गठन में खड़े थे। फॉर्मल सूट और हाई हील्स पहने हुआंग रोरान बैकस्टेज से बाहर आए और दर्शकों को गहराई से नमन किया। इसके बाद वह अपने सहपाठियों का सामना करने के लिए मुड़ी। उस क्षण पीली नदी के लिए संगत एक पहाड़ी धारा की तरह धीरे से बहती थी। चू यू गठन के बीच में था। जब संगत शुरू हुई तो उसने जोर से सुनाया, पीली नदी, एक लंबी, अनथीन ऐतिहासिक नदी। पीली नदी, उग्र और पीले सम्राट के वंशजों की मातृ नदी। हुआ राष्ट्र के 1.3 अरब बेटे और बेटियां आपके दिल में बसे हुए हैं और आपका खून 6.6 मिलियन की भूमि से जुड़ा हुआ है। बर्फीले पहाड़ों और घास के मैदानों से दादू नदी तक हम एक गंभीर गीत के साथ इतिहास को देखते हैं। जापानी आक्रमणकारियों और गोलियों की बारिश से शुरू होकर हम बहादुरी से लड़ने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करते हैं। हम ड्रैगन के वंशजों के रूप में एकजुट हैं, अपने गृहनगर पीली नदी और हमारी महान मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। इस सरल पाठ ने दर्शकों में एक ज्वलंत जुनून लाया और अपनी दृढ़ता और मजबूत कल्पना के लिए भावनाओं को जगाया। ऐसा लगता था जैसे दर्शक क्रांतिकारी सैनिकों को लड़ते हुए देख सकते थे। वे हुआ राष्ट्र के उदय को देख रहे थे। जियाओ लो ने एक संतुष्ट मुस्कान छोड़ दी। चू यू वास्तव में एक उपयुक्त कथाकार था। हुआंग रोरान ने दोनों हाथों से संचालन शुरू किया और अलग, सुव्यवस्थित आवाजें सुनाई देने लगी। हवा बह रही है, घोड़े चिल्ला रहे हैं, पीली नदी गरज रही है। सबसे पहले
ऐसा लग रहा था कि एक जंगली घोड़ा एक विशाल घास के मैदान में सरपट दौड़ रहा था। उसके बाद कई घोड़े और अंत में एक बड़ा समूह था। जल्द ही बहने वाली पीली नदी के किनारे हजारों घोड़े दौड़ रहे थे। संगीत संगत द्वारा पूरक उनकी आवाज के साथ ट्रेबल और बास की तीव्र टक्कर ने दर्शकों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे रोलिंग लहरों को देख रहे थे। जिन दो लड़कों ने शुरू में अंग्रेजी विभाग पर संदेह किया था, वे पूरे दर्शकों के साथ दंग रह गए। उन्होंने कभी इतना शक्तिशाली कोरस नहीं सुना था। ध्वनि की लहर के बाद लहर ने सभी के कान के पर्दे को हिलाकर रख दिया। गीत के बीच तक राग अचानक गड़गड़ाहट की तरह ऊपर की ओर खींचा गया। यह एक भव्य संगीत भोज था जिसने हर किसी के दिमाग को खिलाया। मूल संगत ठीक पानी की खाड़ी की तरह थी जो लंबे समय से एक विशाल नदी बन गई थी। यह अजेय था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रदर्शन अविश्वसनीय और अविश्वसनीय था। जब गीत समाप्त हो गया तो हुआंग रोरान ने दर्शकों को झुकने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए रुख किया। यह इतना शांत था कि बड़े सभागार में सुई के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। 1000 से अधिक लोग मंच पर बस देखते रहे, भौचक्के के रह गए। बढ़ते हुए स्वर अभी भी उनके कानों में घूम रहे थे और बाद के स्वर उनकी आत्माओं को गूंजते और प्रेरित करते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंग्रेजी विभाग की लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। वे 1 मिनट के लिए घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि दर्शकों के साथ क्या हो रहा था। क्या उन्होंने इतना बुरा गाया था? क्लैपर बोर्ड। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उस क्षण पहली पंक्ति के केंद्र में बैठे शिक्षक न्यायाधीश खड़े हुए और अजीब चुप्पी तोड़ते हुए तालियां बजाने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके पीछे पीछे अन्य जज और छात्र खड़े हो गए और तालियां बजाईं। भीड़ भावुक थी और दोस्ताना तालियां एक तूफान की तरह दर्शकों पर बह गई। सभी ने गहन तालियों और जयकारों के साथ अंग्रेजी विभाग के गाना बजाने वालों की अपनी मजबूत मान्यता व्यक्त की। तब तक शिक्षकों ने किसी भी कक्षा के कोरल प्रदर्शन को उच्च प्रशंसा के साथ नहीं आका था। यह तब तक नहीं था जब तक कि अंग्रेजी विभाग के गाना बजाने वालों ने मंच पर आकर अपना जोरदार पाठ नहीं किया कि सभी को भावुक गायन की लहरों से जीत लिया गया। यह अविश्वसनीय है कि लड़कियों का एक समूह पीली नदी को इतनी अच्छी तरह से गा सकता है। हाँ, सार और भावना से भरा। उनकी गायन शैली ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक लहर सुन रहा था। जिन दो लड़कों ने लड़कियों पर संदेह किया था, वे चकित थे। उन्होंने जियाओ लुओ की सीट को लापरवाही से देखा तो पाया कि यह अब खाली थी। उन्हें पता नहीं था कि वह कब चला गया। बेशक खुशी के साथ दुख भी आया। माप और नियंत्रण विभाग के एक पेशेवर संगीतकार क्यूलियांग शर्मिंदा थे। उसे पूरा यकीन था कि वे हार गए थे। अंग्रेजी विभाग के गाना बजाने वालों के उद्घाटन से लेकर संचालन तक लड़कियों की समग्र गायन क्षमता उनके विभाग की तुलना में बहुत बेहतर थी। जिस शर्त पर उन्होंने हमला किया था, उसके अनुसार उसे नग्न होकर परिसर के चारों ओर घूमना होगा। तभी जियाओ लुओ अपने सूटकेस को खींच रहा था और धीरे धीरे स्कूल की मुख्य सड़क पर चल रहा था। वह अपनी आस्तीन लहराते हुए और कुछ भी पीछे न छोड़ते हुए चुपचाप चले गए। उसे कोई पछतावा नहीं था। कम से कम वह कुछ के साथ जा रहा था, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजी विभाग गाना बजाने वालों को पहले स्थान पर शराब मिलेगी। लेकिन उसके दिल में वह इस अलगाव के बारे में थोड़ा अनिच्छुक महसूस करता था और मिश्रित भावनाएं थी। वह अपने पीछे ढीले और कंजूस जू शियाफे के साथ साथ दिंग काई को भी पीछे छोड़ देगा, जो बात करने में अच्छा नहीं था और एक बंदर की तरह पतला था। वहां भी शक्तिशाली हुआंग रोरान, खूबसूरत और प्यारे एन हुआन हुआन और अनियंत्रित चू यू भी थे। वहां से सूची आगे बढ़ी। हुआ ये में बिताए गए दिन कड़वे थे। वह बिना किसी भावना के नहीं जा सकता था। हालांकि यह सभी भावनाएं समय के साथ कम हो जाएंगी। उनके पास अभी भी करने के लिए चीजें थी और जू जियाओफेई और गिरोह के पास नेतृत्व करने के लिए उनके गुलाब के रंग के छात्र जीवन भी थे। स्कूल के गेट पर एक काले रंग का बेंटले लुढ़क गया और निष्क्रिय हो गया। श्री जियाओ, ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक पूछा। जियाओ लो ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हेलो। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कहा,
बॉस लंबे समय से हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया कार में बैठ जाओ। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। जियाओ लो ने कार में चढ़ने से पहले एक बार फिर हुआई को देखा। अध्याय 88 रोना क्योंकि हम बहुत खुश हैं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कार की खिड़की के बाहर रात में जियांगचेंग का परिचित दृश्य था। जियाओ लो ने बैकसीट में आराम किया और चुपचाप नाइटस्केप की प्रशंसा की। उसकी आंखें उदास और उदासी से भरी हुई थी। फिर भी एक ही समय में वह दोहक को पीछे देख रहा था और साहसपूर्वक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। हुआई में उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी और एक नया शुरू होने वाला था। एक बार जब उन्होंने झू जियाओफेई और उनके अन्य दोस्तों के लिए अपनी लालसा की जांच की तो जियाओ लो को एहसास हुआ कि वह अब भविष्य की ओर देख रहा था। प्रशिक्षण से घर लौटने वाले मार्शल आर्ट मास्टर की तरह वह अपने कौशल को दिखाने और एक गतिशील कैरियर बनाने के बारे में उत्साहित थे। इस बीच हुआई में अंग्रेजी विभाग की सभी लड़कियां घबरा गई थी। वे एक हॉटपॉट पर चींटियों की तरह गिरे हुए थे। मैं पार नहीं कर सकता। जियाओ लो का फोन बंद है। झू शियाफेई ने अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या हो रहा था? हर कोई हैरान था। जियाओ लो ने बिना किसी अच्छे कारण के लापता होने का फैसला क्यों किया था? इससे भी अजीब बात यह है कि वह गाना बजाने वालों के प्रदर्शन के दौरान गायब हो गया था। क्या आपने वीचैट या क्यूक्यू पर उसे संपर्क करने की कोशिश की है? चू यू ने जल्दी में पूछा। अपने हाथों को फैलाकर झू जियाओफेई ने जवाब दिया, मैंने बाहर पहुंचने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे मत बताओ कि उसे कुछ हुआ है। वांग लिंगलिंग ने अनुमान लगाया। उसे परेशान मत करो। हीरो लो बहुत शानदार है। उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है। क्या आप अधिक सकारात्मक नहीं सोच सकते, वांग लिंगलिंग? कई लड़कियों ने वांग लिंगलिंग की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन क्रिटिकल वेंटिंग के एक छोटे से मुकाबले के बाद हीरो लो कहाँ गया था, यह अपरिहार्य सवाल मेज पर वापस आ गया था। हुआंग रोरान ने झू शियाओफेई से कहा, आप हमारे छात्रावास में क्यों नहीं जाते हैं और देखते हैं कि जियाओ लो वहाँ है या नहीं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू जियाओफेई ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अपने छात्रावास की ओर जाने वाला था, एन हुआन हुआन, जो इस पूरे समय चुप रहा था, अचानक सूजी हुई लाल आंखों के साथ बोला। चिंता मत करो, उसने कहा। मुझे यकीन है कि हीरो लो पहले ही जा चुका है। बाय। हर किसी के लिए इन शब्दों को ऐसा लगा जैसे एक विशाल बम अभी फट गया था। वे सभी पीछे मुड़े और एन हुआन हुआन को देखा। एक हुआन हुआन ने अपना सिर उठाया, उसके होंठ को काट लिया और समझाया, हीरो लो हमसे अलग है। वह एक छात्र नहीं है और हमारे स्कूल में आने का एकमात्र कारण राजकुमारी यू की रक्षा करना था। क्या? हर किसी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे अन हुआन हुआन ने जो कुछ कहा था उससे आश्चर्यचकित थे। एक छात्र नहीं? यदि वह केवल चू यू की रक्षा के लिए यहाँ था तो क्या यह जियाओ लो को अंगरक्षक बनाता है? यह सोचकर कि जियाओ लो ने क्लब में इस घटना को अकेले कैसे प्रबंधित किया था, ऐसा लग रहा था जैसे एन हुआन हुआन ने इस कहानी को गढ़ा नहीं था। यह सब सच था। एक लड़की जो जियाओ लो की बहुत प्रशंसा करती थी सामने आई और उत्सुकता से चू यू से पूछा, राजकुमारी यू, क्या यह सच है कि हुआन हुआन ने क्या कहा था? हालांकि चू यू के दिमाग ने एक खाली जगह खींच ली। बाय? क्या वह सच में ऐसे ही चला गया? ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल ली गई है। वह अंदर से खाली महसूस कर रही थी और इस मनोदशा को समझा नहीं सकती थी जिसने उसे दूर कर दिया था। उसने अभी तक जियाओ लो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं की थी, तो वह क्यों चला गया था? और फिर अचानक उस पर? यह असंभव है, एक हुआन हुआन। क्या आप चारों ओर मूर्ख बनाना बंद नहीं कर सकते? झू शियाओफेई ने कहा। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका कि जियो लो पहले ही जा चुका था। काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन यह सच है। हीरो लो ने मुझे खुद बताया। आन हुआन हुआन के गालों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी।
यार, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। झू जियाओफेई पीछे मुड़ा और बेडरूम में भाग गया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि जियाओ लुओ एक शब्द के बिना चले जाएंगे या जियाओ लुओ सिर्फ चू यू के अंगरक्षक थे। लाओ झू दिंग काई ने उसका पीछा करते हुए कहा। हुआंग रोरान ने अपना सिर उठाया और पिचकाले आकाश की ओर देखा। उसने अपने हाथ फैलाए और बारिश का पानी उसकी हथेलियों पर टपक पड़ा। उसे हंस के पंखों की तरह गुदगुदी हो रही थी। बारिश हो रही है। मूक बूंदाबांदी आकाश से हल्के और धीरे धीरे उतरने वाले एल्व्स के झुंड की तरह थी। उस समय अंग्रेजी प्रमुखों के दिल बेहद भारी थे। एक शिक्षक अपने चेहरे पर काफी उत्साह के साथ सभागार से बाहर चला गया और अंग्रेजी विभाग को घोषणा की, मूल्यांकन के परिणाम आ गए हैं और अंग्रेजी विभाग गाना बजाने वालों की प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया। पहला स्थान? इससे पहले यह जश्न मनाने लायक जीत होती। आखिरकार सभी ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हालांकि जियाओ लुओ के प्रस्थान के कारण महिमा ने अपना मूल्य खो दिया था। सब कुछ सही होता अगर केवल जियो लुओ उनके साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए वहां होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झटका। चूयू ने कसम खाते हुए कहा कि वह स्कूल परिसर छोड़ने के लिए भीड़ के पास से भाग रही थी। युवा मालकिन चू, तुम क्या कर रहे हो? बाई लिंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं उस झटके को वापस पाने जा रहा हूँ। चूयू अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ी। वह जियाओ लुओ को वापस पाना चाहती थी, चाहे जो भी हो। इस महिमा को जियाओ लुओ के साथ साझा किया जाना था, भले ही यह केवल 1 मिनट या सिर्फ 1 सेकंड के लिए हो। वह बिना कुछ कहे कैसे जा सकता था? वह इतना अहंकारी क्यों था? वह शिक्षक हक्काबक्का रह गया और मन ही मन सोचा, अंग्रेजी विभाग में छात्रों के साथ क्या गलत है? उन्होंने पहला स्थान हासिल किया तो उनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं दिखता है? उस समय सभी के फोन एक अधिसूचना के साथ जगमगा उठे। अपनी स्क्रीन को देखते हुए उन सभी को जियाओ लुओ का एक संदेश दिखाई दिया। उन्होंने गाना बजाने वालों में सभी को शामिल किया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को बधाई देनी चाहिए। मंच पर आपका प्रदर्शन अविश्वसनीय था। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। मुझे यकीन है कि हुआन ने शायद आपको पहले ही यह बताया है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अंगरक्षक हूँ। मैंने अब अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए मेरे जाने का समय आ गया है। जीवन एक यात्रा की तरह है और यद्यपि हम सभी की अपनी व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, दूरी हमारी दोस्ती को धो नहीं सकती है। सभी अलविदा। हीरो लुओ। लड़कियां संवेदनशील प्राणी है। शियाओ लुओ के निर्धारित संदेश को पढ़ने के बाद उनमें से कई रोने लगे। हुआंग रोरान कोई अपवाद नहीं था। हालांकि उसकी आंखें लाल थी, लेकिन वह अपने आंसू रोकने में कामयाब रही। आप सभी के साथ क्या गलत है? आप लोगों ने पहला स्थान लिया, भ्रमित शिक्षक ने अपनी भौंह सिकोड़ते हुए कहा। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। अपने जीवन के लिए वह यह पता नहीं लगा सकी कि ये छात्र क्यों रो रहे थे। उन्होंने कहा, हमने पहला स्थान हासिल किया इसलिए हम खुश हैं। बहुत खुश हूं कि हम रो रहे हैं। हुआन ने कहा, पहला बहाना देते हुए कि वह भी स्नान शुरू करने से पहले सोच सकती थी। उसके नेतृत्व के बाद अन्य लड़कियां भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शिक्षक आश्चर्यचकित था और सोचा, ओह क्या बिल्ली है। मुझे मत बताओ कि यह अब बच्चों के लिए एक प्रवृत्ति है, जब वे खुश होते हैं तो रोना शुरू करते हैं। इस बीच हेवनली फ्रेग्रेंस पवेलियन होटल में एक प्राचीन दिखने वाले निजी कमरे में जियाओ लुओ और चू युनशियोंग एक बड़ी मेज के सामने बैठे थे। मेज विभिन्न व्यंजनों और शराब से ढकी हुई थी। चू युनशियोंग के निजी अंगरक्षक लेंग जो और लेंग यू भी निजी कमरे के अंदर थे। उन्होंने ठंडे भाव दिए और उनके शरीर तेजी से भयंकर आभा से निकले। दोनों में से कोई भी शियाओ लुओ के व्यवहार से खुश नहीं था, क्योंकि वह आते ही सीनियर सीट पर बैठ गया था। इसके अलावा उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि बॉस चू मौजूद था और उसने भोजन पर अशिष्टता से दावत देना शुरू कर दिया था। हालांकि चू युनशियोंग के लिए जियाओ लुओ की कार्रवाई स्पष्ट रूप से सामने आई।
वे निश्चित रूप से कई पाखंडियों के त्रुटिहीन शिष्टाचार से बेहतर थे। मेरा पेट भर गया है। जियाओ लुओ ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रखे, एक नैपकिन निकाला और अपना मुंह पोंछ दिया। उसका चेहरा संतोष से भर गया। जियाओ लुओ, क्या आप जानते हैं कि आप अभी किस सीट पर बैठे हैं, तरीके और रिवाज के अनुसार? चू युनशियोंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। शियाओ लुओ ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वह खोखले ढंग से हंसे और कहा, मुझे मत बताओ कि यह वरिष्ठ सीट है। यद्यपि जियाओ लुओ को ठीक से पता नहीं था कि प्रत्येक सीट क्या दर्शाती है, ग्रामीण इलाकों से आने के बाद उनके पास कुछ मोटे सामान्य ज्ञान थे। वह जानता था कि वरिष्ठ सीट को छोड़कर किसी भी स्थान पर बैठने की अनुमति है। वह उत्तम सीट सम्मानित लोगों या वरिष्ठों के लिए आरक्षित थी, इसलिए स्पष्ट निमंत्रण के बिना उस पर कब्जा करना अशिष्ट होगा। चू युनशियोंग ने एक और शब्द कहे बिना सिर हिलाया। अध्याय 89, आगमन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। यह वास्तव में अजीब था। उन सभी स्थानों में से जहां वह बैठ सकते थे, उन्हें सिर्फ वरिष्ठ सीट लेनी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लुओ का आत्मविश्वास कितना अटल था, अब वह बेचैन होना बंद नहीं कर सकता था। जब वह अपनी स्थिति बदलने वाला था, तो चू युनशियोंग ने अपने हाथ हिलाए और उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, अब सिर्फ हम दोनों हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सी सीट लेता है। जियाओ लुओ ने खुद को शांत करने के लिए कुछ सूखी खांसी छोड़ दी, फिर कहा, इस बार हमारी मुलाकात का कारण क्या है, श्री चू? वह सिर्फ सीधा होना चाहता था और चू युनशियोंग के साथ अत्यधिक विनम्र नहीं होना चाहता था। ऐसा लगता है कि चू युनशियोंग ने इस सवाल का अनुमान लगाया था। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है, मैंने हाल ही में एक कंपनी खरीदी है। ऐसा होता है कि मुझे एक निश्चित स्थिति में एक उपयुक्त व्यक्ति की कमी है, क्या आप रुचि लेंगे? जियाओ लुओ की आंखें चमक उठीं और पूछा, यह कौन सी कंपनी है? यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। कम से कम उसे शून्य से शुरू करने या नीचे से ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि उन्होंने एक स्थिर कैरियर दिखाने और बनाने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। लुओ की कार्यशाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुओ की कार्यशाला? वह कंपनी जो जियांगचेंग में रोटी और पेस्ट्री बनाती है? शियाओ लुओ हैरान रह गया। इतने वर्षों तक जियांगचेंग के चारों ओर घूमने के बाद यह केवल स्वाभाविक था कि उसे लुओ की कार्यशाला के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के पास 70 से अधिक फ्रेंचाइजी बेकरी थी जो पूरे जियांगचेंग में ब्रेड और पेस्ट्री बेचती थी। उनकी पूर्व प्रेमिका झाओ मेंग की केक से प्यार करती थी। नतीजतन वह अक्सर लुओ की कार्यशाला में अक्सर जाता था। चू युनशियोंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यही दुकान है। यहाँ तक कि नाम में लुओ भी है। यह आपके लिए डरावना लगता है, लेकिन मुझे अस्पष्ट रूप से याद है कि लुओ के वर्कशॉप के मालिक का पारिवारिक नाम फेंग था। हाँ, फेंग चांगमियाओ। चू युनशियोंग ने अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और शांति से कहा, लगभग 6 महीने पहले लुओ की कार्यशाला ने खाद्य सुरक्षा के बारे में एक घटना का अनुभव किया। आप इस बारे में जानते हैं, है ना? मुझे अस्पष्ट रूप से एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में कुछ याद है, जिसने रोटी का एक टुकड़ा खाया और बेकरी में से एक के अंदर मर गया। मीडिया ने इसके बारे में एक खुलासा भी किया, जियाओ लुओ ने जवाब दिया। चू युनशियोंग ने अनिच्छा से उत्तर दिया, एक खाद्य कंपनी के रूप में खाद्य सुरक्षा और मौखिक शब्द महत्वपूर्ण है। बेकरी के सामने मरने वाले बूढ़े व्यक्ति ने लगभग तुरंत मौखिक रूप से नकारात्मक हो जाने का कारण बना। उन्होंने बड़ी संख्या में ग्राहकों को खो दिया। केवल आधे साल में एक सीईओ फेंग चांगमियाओ, जो 200 मिलियन के लायक था, एक ऋणी कंगाल बन गया जिस पर 10 मिलियन बकाया था। चू युनशियोंग ने आगे बढ़ने से पहले आह भरी, व्यापार की दुनिया एक युद्ध के मैदान की तरह है। कई अमीर और लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन अगले मिनट वे हार का सामना कर सकते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। यह क्रूर और अपमानजनक है। चूंकि आपने लुओ की कार्यशाला को संभाला है, इसलिए आप फेंग चांगमियाओ को कंपनी का प्रबंधन जारी रखने क्यों नहीं देते हैं?
क्या वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति से बेहतर फिट नहीं है, जिसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है? चू युनशियोंग ने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को फैलाया और इशारा किया। फेंग चामियाओ को नहीं चुने जाने के दो कारण हैं। सबसे पहले, जो मैं उसके बारे में समझता हूँ, वह एक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। वह पुलों को जलाने और बहुत सारी अटकलों का कारण बनने की संभावना है। स्वाभाविक रूप से मैंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा ताकि इसे सीधे उसके हाथों में वापस दिया जा सके। अपनी दूसरी उंगली को खींचते हुए उन्होंने आगे कहा, दूसरा कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, यह है कि ग्राहक अवचेतन रूप से लो वर्कशॉप के खाद्य सुरक्षा मुद्दों के लिए बॉस को दोषी ठहराते हैं। केवल बॉस को बदलकर ग्राहक अपना रवैया बदल सकते हैं और लो की कार्यशाला पर फिर से भरोसा करने की कोशिश कर सकते हैं। जियाओ लो ने सिर हिलाया। चू युनशियोंग ने अनजाने में एक बिंदु उठाया था जिसके साथ वह सहमत था। जब लो की कार्यशाला में घटना हुई थी तो यहाँ तक कि जियो लो ने बॉस को दोषी ठहराया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि अन्य लोग भी होंगे। यदि वे सीईओ को बदलते हैं, हालांकि लो की कार्यशाला अनिवार्य रूप से वही रहेगी, ग्राहकों के लिए कंपनी बदल गई है और विकसित हो गई है। बेशक अगर भोजन भी प्रगति करता है तो ग्राहक निश्चित रूप से लो की कार्यशाला को एक और मौका देंगे। जियाओ लो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए लो की कार्यशाला की जिम्मेदारी आप पर आएगी। आप पदभार संभाल लेंगे। चू युनशियोंग ने हंसते हुए कहा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। श्री चू, हालांकि यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लगता है, मैं अपना खुद का करियर शुरू करना चाहता हूँ। एक नौकरी और एक कैरियर दो बहुत अलग अवधारणाएं थी। पूर्व बॉस से बंधा था, जबकि बाद के परिदृश्य में एक व्यक्ति अपना मालिक था। चू युनशियोंग ने हंसते हुए कहा, बाहरी लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं कि मेरी आंखें रत्नों को देखने में बहुत अच्छी हैं, ठीक मंकी सन की उग्र आंखों की तरह। खैर, वे गलत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं चरित्र का एक बहुत सटीक न्यायाधीश हूं। आपका लापरवाह और आत्मविश्वासी रवैया अक्सर नियमित लोगों में नहीं देखा जाता है। आप युवा हैं और आपके पास अपने विचार और दृढ़ता है। मैं वास्तव में आपके बारे में काफी उच्च सोचता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चियाओ लो चुप रहे। बिग बॉस के पास चीजों के आसपास अपने तरीके थे। इतनी बातें करने के बाद वे अपने इरादों को छिपाए रखते हुए लोगों को ऐसा महसूस कराने में सक्षम थे कि वे बादलों में थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, और मुझे यकीन है कि मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको वह चुनौती और स्वतंत्रता दूंगा जो आप चाहते हैं। आप मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की कार्यशाला के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आप कंपनी के आधिकारिक मालिक बन जाएंगे, चू युनशियोंग ने कहा। लो की कार्यशाला के आधिकारिक मालिक? जियाओ लो का दिल थोड़ा फड़फड़ाया और उसने व्यापारी के अगले कदम की प्रतीक्षा करते हुए चू युनशियोंग पर जल्दी से नजर डाली। मैं केवल वेतन मामलों का प्रभारी हूँ। आपको मुझे हर साल कुल लाभ का 20% देने की आवश्यकता होगी और यह पर्याप्त है, चू युनशियोंग ने जियाओ लो को देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर चू, तो यह आपको शेयरधारक से अलग नहीं करेगा। आपने अकेले लो की कार्यशाला पर कब्जा कर लिया और आप। जियाओ लो ने चू युनशियोंग को याद दिलाया, हालांकि वह स्पष्ट रूप से पहले से ही यह जानता था। चू युनशियोंग ने हाथ हिलाया और उसे टोका, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मैं एक पिता भी हूँ। आपने मेरी बेटी की रक्षा करने का अच्छा काम किया। पुनर्भुगतान के रूप में, जब तक यह मेरे साधनों के भीतर है, मैं आपका समर्थन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लो की कार्यशाला मेरी ईमानदारी का प्रदर्शन करने का मेरा तरीका है। जियाओ लो आखिरकार समझ गया कि झांग गशान का क्या मतलब था। एक बार जब आप चू युनशियोंग से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके संघर्ष गंभीर रूप से कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बेशक उन्हें प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। चू युनशियोंग ने केक का एक विशाल टुकड़ा अपने रास्ते में धकेल दिया था, लेकिन उसे यह विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या उसे इसे खाने की भूख थी।
यह बहुत शर्मनाक होगा अगर वह इसे निगल नहीं सका। ठीक है, आपके पास मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 दिन है। चू युनशियोंग जियाओ लुओ के साथ बहुत उदार और धैर्यवान था। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो मैं बात के संचालन के लिए धन के रूप में लुओ की कार्यशाला में 10 मिलियन भेजूंगा। लुओ की कार्यशाला जियांगचेंग से परे विस्तार करने में सक्षम होगी या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। जियाओ लुओ ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह प्रस्तावित शर्तों पर स्पष्ट था। चू युनशियोंग से बात करने के बाद जियाओ लुओ खड़े हुए और अपनी छुट्टी ले ली। शॉपिंग मॉल क्षेत्र में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में तथ्य यह है कि चू युनशियोंग ने उसे बहुत अधिक देखा और उसकी क्षमताओं में विश्वास किया, जियो लुओ को वास्तव में आभारी बना दिया। उन्होंने ईमानदारी से चू युनशियोंग को एक स्वनिर्मित किंवदंती होने के लिए भी प्रशंसा की। सीढ़ियों के निचले हिस्से में बैठे जियाओ लुओ ने बारिश देखी और भौहें सिकोड़ी। वह बरसात के दिनों को नापसंद करता था, खासकर इस तरह के दिनों में जो थोड़ा कड़वा होता था। उन्होंने एक टैक्सी को हरी झंडी दिखाई और उस घर की ओर चल पड़े जिसे उन्होंने प्रति माह लगभग 550 के लिए किराए पर लिया था। जैसे ही वह टैक्सी में कदम रखने वाला था, चूयू अपनी लाल BMW 3 सीरीज से उभरा। चूयू ने जियाओ लुओ को टैक्सी पर चढ़ते हुए देखा, इसलिए वह अपनी कार की खिड़की से नीचे लुढ़क गई और उसे जोर से चिल्लाई, दिखावटी DCK, वह यहाँ क्यों है? जियाओ लुओ ने खुद से फुसफुसाया। उसने नाटक किया कि उसने कुछ नहीं सुना है और टैक्सी चालक पर चिल्लाया, ड्राइव करो। अध्याय 90, असहायता। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। भाई, ऐसा लगता है कि वह लड़की आपको बुला रही है, टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़ते हुए कहा और चू यू की दिशा में इशारा किया। शियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और इससे इनकार किया। आप गलत हैं, उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। ओह। टैक्सी चालक ने संदेह से सिर हिलाया और धीरे धीरे कार स्टार्ट की। जियाओ लो ने कार के दरवाजे पर अपनी कोहनी डाली, अपनी मुट्ठी भींच ली और इसका इस्तेमाल अपने गाल को सहारा देने के लिए किया। उसने खिड़की से चुपचाप देखा। बारिश की आवाज ने उसके लिए शांत होना और अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी चीजों के बारे में सोचना आसान बना दिया। इस प्रकार के वातावरण ने आम तौर पर जीवन की गति को धीमा कर दिया। रुक जाओ, अब गाड़ी बंद करो, चूयू ने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन टैक्सी को रोकने का कोई इरादा नहीं था। टेललाइट चालू होने के साथ यह धीरे धीरे दूर चला गया। चूयू ने गुस्से से अपना पैर पटक दिया, त्वरक पर पटक दिया और टैक्सी का पीछा किया। हालांकि दोनों कारों की प्रदर्शन क्षमताओं की तुलना थोड़ी सी भी नहीं की गई थी, टैक्सी चालक कुशल था। इस तथ्य के साथ कि रात में बरसात की सड़क पर कम वाहन थे, टैक्सी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चूयू को कुछ समय के लिए उनका पीछा करना पड़ा, इससे पहले कि वह आखिरकार पकड़ने में सक्षम थी। उसने ड्राइवर को रुकने का इशारा करने के लिए हॉर्न बजाया। यह है। टैक्सी ड्राइवर रियरव्यू मिरर में BMW 3 सीरीज को देखते हुए बहुत हैरान था। जब वह साइड में पार्क करने वाला था, जियाओ लुओ ने अपनी जेब से $100 निकाले और टैक्सी ड्राइवर से कहा, हमारे पीछे कार खो दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह पैसा आपका होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। FCK क्या है? यह किस तरह की स्थिति थी? ऐसा क्यों लगा कि वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? ड्राइवर अपनी सांस के नीचे खुद को बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। वह नाटकों के प्रशंसक थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की टेलीविजन श्रृंखलाएं देखी थी। वर्तमान स्थिति उन्हें रोमांस शो के कथानक के समान लग रही थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह जल्दी से ठीक हो गया और एक खट्टे चेहरे के साथ कहा, मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। यह एक शहरी क्षेत्र है और गति सीमा 40 है। मैं पहले से ही 70 साल का हो रहा हूँ, जो कि सीमा है। और अगर वे मुझे पकड़ते हैं तो मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा। 500। जियाओ लो ड्राइवर से बात करने के लिए बहुत आलसी था और अतिरिक्त $400 के बिल निकाले। ठीक है भाई। चालक तुरंत हाई गियर में शिफ्ट हो गया और एक्सीलेटर को फर्श पर गिरा दिया। इंजन में जान आ गई और टैक्सी का स्पीडोमीटर 70 से 100 तक उछल गया।
तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना अधिक से अधिक 300 था और मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान करते समय किसी भी बिंदु कटौती की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह चालक अभी भी 200 का लाभ कमाने में सक्षम होगा। और अगर भाग्य उसके पक्ष में था और उसने फोटो खिंचवाया नहीं, तो उसे पूरे 500 का लाभ मिलेगा। इन लाभों को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करते हुए उनके पास व्यर्थ यातायात नियमों की परवाह करने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही उसने अपने और टैक्सी के बीच की दूरी को आगे और आगे बढ़ते देखा, चुयू ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और अपने वाहन को स्पोर्ट्स मोड में बदल दिया। लाल BMW को अचानक ऊर्जा का इंजेक्शन मिला। एक प्रेत की तरह इसने टैक्सी को पकड़ लिया। टैक्सी से आगे निकलने में उसे 2 या 3 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। फिर कैब के आगे 50 से 60 गज की दूरी पर खूबसूरती से ग्लाइडिंग करते हुए उसने अचानक अपनी कार को सड़क पर लंबवत खड़ा कर दिया। आह! चालक डर गया और उसने आपातकालीन ब्रेक खींच लिया। बारिश के दिनों में सड़कों पर फिसलन होती थी और एंटीलॉकिंग ब्रेक सिस्टम के साथ भी कार फिसल गई। टायरों के खींचने से जमीन पर 2 काले निशान पड़ गए। गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों में टक्कर नहीं हुई। टैक्सी लाल BMW से 5 से 6 गज की दूरी पर रुकी। चालक डर गया और ठंडे पसीने में टूट गया। फिर चुयू ने अपनी BMW का दरवाजा खोला और टैक्सी के सामने की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, बाहर आओ, दिखावटी DCK। दिखावटी DCK? वह कौन था? पीछे की सीट पर आदमी? ड्राइवर चौंक गया। रियरव्यू मिरर में उन्होंने जियाओ लुओ को बैक सीट पर बैठे देखा। उस समय जियाओ लुओ उदास था। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी सीट बेल्ट खींच ली। हालांकि आपातकालीन ब्रेक ने न केवल चालक को प्रभावित किया था। चूंकि जियाओ लुओ ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने सामने की सीट के पीछे अपने माथे पर वार किया था। हालांकि कोई लालिमा या सूजन नहीं थी, फिर भी उसकी भौं गर्म और दर्दनाक महसूस कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिखावा करो, यहाँ से निकल जाओ। चुयू अभी भी बारिश में चिल्ला रहा था। उसने छाता नहीं पकड़ा हुआ था और बारिश उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह से भिगो गई। उसका काला अधोवस्त्र दिखाई दे रहा था और उसके कपड़े उसकी सफेद त्वचा से कसकर चिपके हुए थे, जो उसके परिपूर्ण शरीर की रूपरेखा दिखा रहे थे। उसके काले बाल उसके चेहरे पर लकीरें थे, जो बारिश की बूंदों से लथपथ थे। जिसने भी उसे इस तरह देखा होगा, उसका दिल दुखता है। दरवाजा खुला और जियाओ लुओ एक छाता के साथ कार से बाहर निकल गया। एक हाथ में छाता और जेब में अपना दूसरा हाथ लिए वह किसी भी सज्जन की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से चुयू के पास चला गया। हालांकि अपने ऑल ब्लैक आउटफिट में, काले स्लैक्स के साथ एक काली शर्ट में, उन्होंने एक बुरी आभा छोड़ दी। दिखावा करो। जियाओ लुओ को देखकर चुयू का चेहरा मुस्कान के साथ चमक उठा। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि वह भीग गई थी, वह जियाओ लुओ के पास गई और उसे हाथों से पकड़ लिया। चलो चलते हैं, उसने उससे कहा। मेरे साथ वापस आओ। हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी एक कीमती वस्तु बरामद की है। जियाओ लुओ को देखने के बाद उसका घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हो गया था। हालांकि जियाओ लुओ गतिहीन खड़ा था, जो उस स्थान पर निहित था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे खींचा, उसने बस अपने सुनहरे पैरों को नहीं हिलाया। वापस जाऊं? कहाँ वापस जाऊं? हुआए, जियाओ लुओ ने पूछा। एक मजाकिया मुस्कान उसके चेहरे को पार कर गई। क्या मेरे पिता ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए नहीं भेजा था? चुयू ने उसे देखा, चौड़ी आंखें, और चौंक गया। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे चाकू से छेद दिया गया हो। आप सुरक्षित हैं और अब मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जियाओ लुओ ने धीरे से जवाब दिया। चुयू पूरी तरह से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उसकी आत्मा उसके शरीर से छीन ली गई हो। उसका दिमाग खाली रह गया। उसे नहीं पता था कि जियाओ लुओ को रहने के लिए क्या कहना है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसने यहाँ आने के लिए इतनी बेताबी से सब कुछ क्यों छोड़ दिया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी ने उसे उन राक्षसों से बचाया था? नहीं, ऐसा नहीं था।
यह पहली बार था जब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन यह लड़का उसे बर्फीले भाव से देख रहा था और उससे ठंडी बातें कर रहा था। मुझे लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए। स्कूल वापस जाओ, जियाओ लो ने उसे समझाते हुए कहा। उसके दिल में लहरों को पूरी तरह से मिटाने के लिए उसने अपने चेहरे को बर्फ की तरह ठंडा रखा। मेरे पास करने के लिए अपनी चीजें हैं, और एक छात्र के रूप में आपके पास करने के लिए अपनी चीजें भी हैं। मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद मत करो। बोलने के बाद वह पीछे मुड़ा और उसे स्नेह का कोई संकेत दिखाए बिना चला गया। यहाँ तक कि अगर वह थोड़ा अनिच्छुक महसूस करता था तो उसे उसे काटना पड़ा और एक नया जीवन शुरू करना पड़ा। हालांकि चुयू ने बाहर पहुंचकर उसकी बाह पकड़ ली। सुबकते हुए और घुटते हुए उसने कहा, चलो वापस चलते हैं। साथ साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, दिखावटी डीसी के। अतीत में मेरी गलती थी और मुझे आपके साथ उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया था। मुझे पता है कि मैं अब गलत हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसलिए कृपया यहाँ से न जाएं। हमें मत छोड़ो। झू जियाफेई, दिंग काई और हुआंग रोरान वे सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चू यू को नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। वह आम तौर पर बहुत गर्व करती थी, तो यह अकथनीय उदासी और हताशा कहाँ से आ रही थी? यह उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। वह एक लड़के के सामने रो रही थी। क्या उसका नाजुक मेकअप पहले से ही बर्बाद हो गया था? यह था, और इसके बिना उसका पीला और शक्तिहीन चेहरा प्रकट हुआ था। जियाओ लो ने अपना सिर घुमाया और उसके गीले कपड़ों और गंदे बालों को देखा, लेकिन उसे आराम देने का कोई तरीका नहीं था।